स्टूडेंट, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है किनशिप कास्ट एंड क्लास, वो थर्ड क्लास का। तो ये जो क्लास है ये हमारी आर्थिक स्थिति को बताता है कि इसमें चार बुरी हैं, जैसे जबरदस्ती किसी से शादी कर लेना, लड़की विलिंग नहीं है, लड़के ने जबरदस्ती, शूद्रास। तो ये जो तीन कैटेगरी हैं इनमें आपस में चेंज देखने को मिलेगा। पहले तो फिक्स कर दिया गया कि ब्राह्मण सिर्फ धर्म कर्म का काम ही करेगा, पूजा पाठ। उन्होंने सोचा ये जो हस्तिनापुर है, क्या ये वही हस्तिनापुर है जो महाभारत के टाइम में हुआ? कहीं कोई गोत्र होगा तो आपके गोत्र का नाम कैसे पड़ा? हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है किनशिप कास्ट एंड क्लास, यानी कि 600 बीसी से लेकर 600 सीई के बीच में कैसे अर्ली सोसाइटीज बनती हैं। इसके अंदर किनशिप कास्ट एंड क्लास का क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे किनशिप किसको कहते हैं। किनशिप कहते हैं बेटा रिश्तेदारी को, यानी कि जब एक इंसान का जन्म होता है तो उसके काफी सारे रिश्ते बन जाते हैं जन्म होते हैं, ठीक है। कौन किसके माता पिता है, कौन किसके चाचा है, कौन किसके मामा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? रिश्तेदारी, और जिसको हम किनशिप के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है कास्ट, ठीक है। हमारी पहचान हमारी कास्ट से है, यानी कि जो बच्चा जिस घर में पैदा हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में, वैश्य के घर में, शूद्र के घर में, तो इन कैटेगरीज से ही हमारी समाज में पहचान बनती है। तो ये क्या कहलाती है? कास्ट कहलाती है, जिसको हम जाति और वर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्लास। क्लास जो है वो हमारी वेल्थ के आधार पर होता है, यानी कि किसके पास कितना पैसा है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा वो फर्स्ट क्लास का माना जाएगा, थोड़ा सा कम पैसा होगा मिडिल क्लास का, उससे भी कम पैसा होगा वो थर्ड क्लास का। तो ये जो क्लास है ये हमारी आर्थिक स्थिति को बताता है कि हमारे पास कितना पैसा है और हमारा जो स्टेटस है वो सोसाइटी में किस तरह का है। तो यही सारी की सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं, और साथ में हम ये भी समझे कि महाभारत को इतना इंपॉर्टेंट एक एपिक क्यों माना जाता है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर्स हो, चाहे वो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो। तो इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्कर भी आते हैं। इसलिए चैप्टर को पूरी तरीके से समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तक शेयर भी कर देना है, ताकि सभी बच्चे को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये चैप्टर समझ में आ जाए और अपने हर क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम में देकर आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने ये देखा और ये समझा कि कैसे एक राजा ने अपने मतलब अपने राज्य में पॉलिटिकल पावर को, यानी कि एक राजा ने अपनी पॉलिटिकल पावर को कैसे गेन किया। इसी तरीके से उस पॉलिटिकल पावर को गेन करने के साथ साथ कैसे उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि यहाँ पर किसी भी जो महाजनपदास के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर कोई राजा रूल कर रहा है, ठीक है। अब उस राज्य में रहने वाले लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर किया करते थे। एग्रीकल्चर का सरप्लस, वहां पर जो प्रोडक्शन आता था, सरप्लस जो ग्रेन होता था, तो वो राजा क्या करता था? बाहर सप्लाई कर देता था, बाहर के लोग उनको पैसा दिया करते, तो इससे उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? तो यही सारी चीजें धीरे धीरे हमने देखा ना कि अलग अलग जगह पर लोग सेटल्ड हो गए थे, सेटल्ड होकर के किस तरीके से वो एग्रीकल्चर करने लगे, और एग्रीकल्चर से वहां पर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर सम ऑफ दीज चेंजेस, इनमें से बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, जो आगे आने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा इस पर इंपैक्ट डालेगी, चाहे वो फॉरेस्ट ड्वेलर हो, चाहे वो जंगल में रहने वाले लोग हो, चाहे वो प्लेन एरिया में रहने वाले लोग हो, ठीक है। तो सम ऑफ दीज चेंजेस इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एज वेल। फॉर इंस्टेंस द एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर इनटू द फॉरेस्ट एरिया ट्रांसफर इनटू द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर क्राफ्ट स्पेशली। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर के बिहार पर, एग्रीकल्चर चाहे वो प्लेन एरिया में हो, चाहे वो जो फॉरेस्ट में जो पीपल रहते हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं, वो भी तो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते होंगे। तो किस तरीके से यही चीजें आगे चल करके उनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी। तो यहां पर सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं किया जाएगा, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का काम करेंगे, और यही काम उनकी पहचान बन जाएगा और किस तरीके से वो सोसाइटी में अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्राफ्ट स्पेशलिस्ट एंड ओपन इमर्ज इन द डिस्टिंक्ट द सोशल ग्रुप, और यही जो चीजें हैं सोशल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। जंगल में रहने वाले लोगों का एक सोशल कैटेगरी जो है वो अलग बना दी जाएगी। प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों की कैटेगरी जो है उनमें भी 4 सेक्शंस में उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और यहीं से सोसाइटी में इनइक्वालिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जिसके पास जमीन है, जिसके पास एग्रीकल्चर का जो बहुत सारा प्रोडक्शन है उसके हिस्से में आया, और किस तरीके से उसी के बिहार पर उसके पास एक
पावर को वो गेन कर लेता है, ठीक है। तो उसके पास पैसा आता है और यही पैसा जो है उसके पास पावर को लेकर आते हुए किस तरीके से इस पावर का यूज करता है, वो सारी की सारी चीजें हमने इसमें देखा। तो यही सारी चीजें जो है अनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सोसाइटी में लेकर आते हैं। किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर द वेल्थ शार्पन द सोशल डिफरेंसेस, तो यहाँ पर पैसों के आधार पर ही यहाँ पर उनका जो एक सोसाइटी में जो क्राइटेरिया है यानी कि स्टेटस है वो डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब इंसान के पास पैसा आता चला गया, अब पैसा आएगा तो पैसा जिसके पास है तो वो सामने वाले को थोड़े ना कुछ समझेगा। तो यहाँ पर सारी की सारी सोसाइटी के अंदर यहाँ पर इनइक्वालिटीज को देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्सचुअल ट्रेडिशन। सोचो जरा, अगर हमें कोई टेक्सचुअल ट्रेडिशंस नहीं मिलते, अगर मान लो सोचो हमें कोई मान लो लिखी हुई बुक नहीं मिलती जो हमें पास्ट के बारे में जानना है, अगर वो पास्ट के बारे में जानने के लिए हमें बुक मिलती है तो इससे हम काफी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर ये बुक नहीं होती तो शायद आज हम इतना पास्ट को अपना नहीं जान पाते जितना कि हम आज हम जान पाए हैं। तो ये जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं ये हिस्टोरियन को या हमें जो है वो जानने में बहुत सारी हेल्प करती है, पास्ट में हम क्या थे, किस तरीके से रहते थे, क्या ऑक्यूपेशन था, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें पास्ट को जानने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। हिस्टोरियन ऑफन यूज द टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड। अब ये हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकारों ने इस टेक्सचुअल ट्रेडिशन को यानी कि लिखी हुई बुकों को कैसे इंफॉर्मेशन को समझने में उनको हेल्प मिली, ठीक है। तो चेंजेस इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल लाइफ प्रोसेस, तो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, कैसे पॉलिटिकल जो लाइफ थी, ठीक है, उसमें चेंजेस होते हैं, किस तरीके से राजा ने पॉलिटिकल पावर को गेन करके अपने आप को और ज्यादा एक्सटेंड किया। ये सारी की सारी चीजें हमें बुक से पता चलती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड इन बुक्स के अंदर होता है। सोसाइटी में रहने वाले लोग किस तरह से रहते थे और उनका क्या ऑक्यूपेशन था, वो किस तरह से घरों में रहा करते थे, ये सारी की सारी चीजें हमें उन टेक्स्ट बुक से पता चलती है। तो हिस्टोरियन ने इन टेक्सचुअल ट्रेडिशन को अंडरस्टैंड किया जिससे कि उनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में या लाइफ के बारे में पता चला। महाभारत एक ऐसा कॉलेजियल एपिक है, ठीक है, जिससे हमें पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते थे, मतलब महाभारत में हमें ये भी पता चलता है कि फैमिली क्या होती है, फैमिली के अंदर जो रिलेशंस होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, वो जो किनशिप होता है जिसको हम किनफॉक के नाम से भी जानते हैं यानी कि नेटवर्क ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर जो कुरु और पांचाल थे, बहुत सारी ऐसी फैमिली थी जिससे कि हमें महाभारत के उस एपिक से पता चलता है, ठीक है। साथ में जो मैरिज सिस्टम होता है, मैरिज कितने टाइप्स की होती है, गोत्र सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें महाभारत से पता चलती है। तो महाभारत एक ऐसा कॉलेजियल एपिक है जिससे हमें पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसके अंदर जो है वो 1 लाख वर्सेस है दैट डिपिक्ट वाइड रेंज ऑफ द सोशल कैटेगरी एंड द सिचुएशन, जो हमें उस टाइम रहने वाले लोगों की सिचुएशन को बताती है, ठीक है। तो इट वाज कंपोज्ड ओवर द, तो ये लगभग जो है अबाउट 1000 ईयर्स इसको बनाने में लग गए थे, इसको लिखने में लग गए थे और किस तरीके से इसको कंप्लीट किया गया, ठीक है। सो एंड सम ऑफ द स्टोरी कंटेन द, और इसके अंदर इसको 500 BC ऑनवर्ड्स इसको लिखा जाने लगा। अगर तो क्वेश्चन आता है कि रामायण और महाभारत को कब लिखा गया, तो रामायण एंड महाभारत, ठीक है, रामायण और महाभारत को कब कंपोज किया गया, तो ये कंपोज किया गया था 500 BCE से लेकर के और आपका 400 CE के बीच में, ठीक है, रामायण महाभारत को लिखा गया। ये जो पिक्चर है ये आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो इसमें ये पूरा का पूरा महाभारत का सीन दिखाया जाए जो कि दिखाया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल के एक टेम्पल में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत की। तो महाभारत का ये क्रिटिकल एडिशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस क्रिटिकल एडिशन को समझते हैं कि मैडम ये क्या होता है। महाभारत के अंदर जो भी बातें लिखी हुई है, जो भी उसमें श्लोक लिखे गए, जो भी उसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं, क्या वो वाकई में सही हैं या कुछ उसमें बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अब इस बात को सही, गलत को गलत साबित करने के लिए अब यहाँ पर एक टीम ने वर्क किया, ठीक है। उसके जो लीडर थे वो थे VS शुकांतकर, जो कि एक बहुत बड़े संस्कृत स्कॉलर थे, और उनके साथ में जो काम करने वाले उनकी जो टीम थी वो भी सारे के सारे संस्कृत स्कॉलर थे। तो उन्होंने महाभारत में लिखी हुई चीजों को सही साबित करने के लिए, ठीक है, और कुछ बातें ऐसी भी थी जो उसमें बढ़ा चढ़ा करके गई थी, अब उन चीजों को सेग्रीगेट करने के लिए एक नया एडिशन तैयार किया गया कि महाभारत में जो भी नियम कानून इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं कि क्या वो नियम कानून सभी जगहों पर लागू होते थे या पर्टिकुलर उसी एरिया के अंदर जहां पर कौरव पांडव रहते थे या जहां पर हस्तिनापुर था, तो क्या वो हस्तिनापुर में रूल रेगुलेशंस लागू होते थे या हर जगह लागू होते थे। तो ये सारी चीजें हमें क्रिटिकल एडिशन से पता चलती है।
होती है। तो कहने का मतलब ये कि इस क्रिटिकल एडिशन को तैयार करने में 47 ईयर्स लग गए थे। कहने का मतलब ये महाभारत है, महाभारत में जो भी नियम कानून लिखे गए हैं तो उन नियम कानून को अलग अलग बुक से मैच किया गया, ठीक है। तो अलग अलग जगह, जैसे कश्मीर से, जैसे साउथ इंडिया से, ठीक है, जैसे बंगाल से, अलग अलग जगहों से मनुस्मृति को कलेक्ट किया गया। मनुस्मृति में सारे नियम कानून लिखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उसकी है, कश्मीर की है, यहाँ पर बंगाल की है, यहाँ पर साउथ इंडिया की है। तो इनकी जब मनुस्मृति को कलेक्ट किया गया तो इनमें जो नियम यहाँ पर हमें इनमें मिलते चले गए, तो उसका एक कॉमन वर्जन बना दिया गया। यानी कि एक श्लोक बोला, हाँ भाई, जैसे वी एस शुकांतकर ने एक श्लोक बोला, एक नियम बताया, ठीक है, क्या वो नियम इसमें है, क्या वो नियम इसमें है, क्या वो नियम इसमें है, अगर तो मिल जाता है तो उसका एक न्यू एडिशन तैयार कर दिया जाता है, उसका एक न्यू एडिशन तैयार कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है क्रिटिकल एडिशन, क्योंकि ये महाभारत का, इसीलिए इसको महाभारत का क्रिटिकल एडिशन कहा गया। जिसको स्टार्ट किया था वी एस शुकांतकर ने, जो कि एक संस्कृत स्कॉलर थे। कब किया था? ये किया था 1919 में स्टार्ट किया था और 1966 में इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। तो टोटल कितने ईयर्स लगे इसको? 47 ईयर्स लगे। फर्स्टली देयर वर द सेवरल कॉमन एलिमेंट संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी। पहले तो क्या थी? ये महाभारत एक स्टोरी के रूप में थी, फिर इसमें मनुस्मृति को भी ऐड कर दिया गया। इसमें सारे के सारे नियम कानून स्टोरी थी और जो एक्चुअल में हुआ था सभी चीजों को मिक्स करके एक पर्टिकुलर यहाँ पर एपिक बना दिया गया, एक बुक बना दी गई। तो फर्स्टली देयर वर द सेवरल कॉमन एलिमेंट्स संस्कृत, द सेवरल वर्जन ऑफ द स्टोरी। इट वाज एविडेंट द मनुस्क्रिप्ट फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो पूरे ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मतलब इंडिया कहां से कहां तक एक्सटेंड था, तो सभी जगहों से यहाँ पर मेन जगहों से मनुस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया गया, ठीक है। फ्रॉम द कश्मीर, नेपाल, नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। तो यहाँ से मनुस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया गया। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है, काइंड ऑफ आज का कॉन्स्टिट्यूशन पहले का मनुस्क्रिप्ट होता था, इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो सेकेंडली देयर वाज द इनॉर्मस रीजनल वेरिएशन इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सभी जगह पर एक ही जैसा नियम कानून लागू होता था, तो यहाँ पर वेरी करता था कि पर्टिकुलर कौन किस राज्य में रहता है, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज के अंदर चेंज देखा जाता था, जो आज भी है। अगर मान लो हम हरियाणा में रह रहे हैं, अगर हम राजस्थान में रह रहे हैं, अगर हम गुजरात में रह रहे हैं, तो गुजरात के लोगों का हरियाणा से थोड़ा सा तो रिचुअल्स वगैरह चेंज होंगे ना, तो सेम उसी तरीके से पहले भी होते थे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं किनशिप एंड द मैरिज, मैरिज रूल्स एंड द वेराइड प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज की बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बेटा किनशिप क्या होता है? किनशिप होता है रिश्तेदारी, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका किनफॉक। अब ये किनफॉक क्या होता है? फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ द लार्ज नेटवर्क। ये पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा संसार जो है ये फैमिली के नेटवर्क से ही बना है। आपकी फैमिली का नेटवर्क है, मेरी फैमिली का नेटवर्क है, उनकी फैमिली का नेटवर्क है, ये पूरा संसार ही फैमिली के नेटवर्क से बना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये आपकी फैमिली है, ये आपके चाचू की फैमिली, ताया की फैमिली, बुआ की फैमिली, मामा की फैमिली, उनकी फैमिली, उनकी फैमिली। तो क्या करते हो? जब फंक्शन वगैरह होते हैं तो आप उनके यहाँ जाते हो, ये आपके यहाँ आते हैं। तो ये पूरा का पूरा फैमिली का नेटवर्क ही क्या कहलाता है? किनफॉक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ये किनफॉक कहलाता है, ठीक है। यूज फॉर दीज द नेटवर्क ऑफ द रिलेटिव। फैमिलीज का जो एक रिलेशन होता था, बीच में रिलेशन होता था, जैसे मेरे हैं, मेरे चाचू हैं, मेरे ताया जी हैं, तो इनका बीच में ना एक ब्लड रिलेशन होता है। तो कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि जो हमारे कजन होते हैं, ठीक है, जैसे मेरे फुफेरे, जैसे मामा के बच्चे हो गए, चाचू के बच्चे हो गए, ठीक है, ताया के बच्चे हो गए, तो इनके बीच में ब्लड रिलेशन होता है, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान है। कभी हमारे एंसेस्टर एक ही हुआ करते थे, पूर्वज, तो उस वजह से हमारे अंदर, हमारे बीच में जो है वो ब्लड रिलेशन है। लेकिन कुछ स्टूडेंट मानते हैं कि नहीं, जो एक ही पेरेंट की संतान है, जो एक ही माता पिता की संतान है, भाई बहन है, उनके बीच में ब्लड रिलेशन होता है, कजन के अंदर नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताई गई है? ये चीज। अब यहाँ पर तीन चीजें आती है, ठीक है, तीन यहाँ पर वर्ड आते हैं, टर्म्स आते हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। पहला, ठीक है, ये किनफॉक क्या होता है? तो किनफॉक होता है फैमिली का नेटवर्क, ठीक है। तो लार्ज नेटवर्क ऑफ द फैमिली या पीपल, दैट इज कॉल्ड किनफॉक, ठीक है, जिसको हम जनाती भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जनाती, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो जाता है? उसके बाद में हो जाता है आपके पास कुल। क्या होता है? तो कुल का मीनिंग क्या होता है? ये होता है फैमिली, ठीक है। एक आता है आपका वंश, एक क्या आता है? वंश। वंश का मतलब होता है लाइनेज, लाइनेज, ठीक है। तो ये तीन वर्ड आते हैं, तो इसको देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? आइडल ऑफ द पैटर्नी, ठीक है। अब आपको इस पिक्चर में देख करके क्या लग रहा है? ये बच्चे हैं और ये माँ बाप है। माँ बाप की डेथ के बाद सारा जो भी इनकी प्रॉपर्टी होती है वो इनके बच्चों की हो जाती है। बच्चों में भी बेटी नहीं, ओनली बेटे की,
ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कुछ फादर का होता है वो ऑटोमेटिकली उनके बेटों को ट्रांसफर हो जाता था। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। कुछ साल पहले तक भी ऐसा होता था, लेकिन अब तो बेटा बेटी एक ही बराबर है, तो यहाँ पर बेटी को भी उतना ही हिस्सा दिया जाता है जितना बेटे का होता है। अब हम ये पूरा का पूरा खेल समझ लेते हैं, ये पैटर्नी वर्ड क्या है और इसका कैसे इसका यूज किया गया और कैसे इसी को ही आज तक फॉलो किया जा रहा है। महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट द चेंजिंग किनशिप रिलेशन। महाभारत जो है एक ऐसी स्टोरी है जिससे हमें किनशिप रिलेशन यानी कि रिश्तेदारी में क्या क्या रिलेशन होते हैं, कौन किसका क्या रिलेशन था, उससे हमें मतलब उन सभी चीजों के बारे में हमें महाभारत से पता चलता है। जैसे भीष्म पितामह थे, सबसे ऊंची पदवी पे थे, सबसे बड़े थे वो, ठीक है। तो उनका कौरव पांडवों के साथ में क्या रिलेशन था, धृतराष्ट्र के साथ में क्या रिलेशन था, पांडु के साथ में क्या रिलेशन था, उनके साथ में क्या रिलेशन था। तो ये जो है ये पूरा का पूरा जो है किनशिप रिलेशंस के बारे में महाभारत में बताती है। इट डिस्क्राइब अ फ्यूड ओवर द। अब ये महाभारत की लड़ाई हुई क्यों थी? ये महाभारत की लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों चाहते थे कि ये सारी चीजें मेरी हो, यानी कि लैंड भी मेरे पास हो और पावर भी मेरे पास हो, पूरा राज्य भी मेरे पास हो और पूरी पावर भी मेरे पास हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर उसी चीज की लड़ाई थी। अब ये दोनों क्यों क्लेम करते थे? किसी ना किसी रीजन से। अब कोई कानून बनाया होगा तभी तो कोई क्लेम कर सकता है ना। जो चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होगी उसी को तो फॉलो करके हम आगे क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते थे नहीं ये चीज है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। सेम यही चीजें जो पैटर्नी सिस्टम होता था, इसका मतलब ये होता था फादर टू सन, यानी कि जो भी कुछ फादर का होगा वो सन का हो जाएगा, बेटे का हो जाएगा। क्योंकि धृतराष्ट्र राजा था इसलिए दुर्योधन क्लेम करता था कि मेरे पापा राजा है तो मुझे अपने पापा की जगह राजा बनना है। इधर दुर्योधन कहता था, इधर युधिष्ठिर कहते थे कि नहीं मेरे पापा राजा बने थे क्योंकि मैं उस टाइम में छोटा था और मेरे पापा की डेथ जल्दी हो गई थी, तुम्हारे पापा को यहाँ पर टेम्परेरी बेस पर राजा बनाया गया था, तो एक्चुअल में मुझे राजा होना चाहिए। अब दोनों इसी बात पर दावा कर रहे थे क्योंकि इस पैटर्नी वर्ड का जो यूज है वो ऋग्वेद में भी किया गया और ऋग्वेद हिंदुओं का सबसे पुराना वेद है। अब इनकी बात को टाल नहीं सकते हैं क्योंकि ऋग्वेद में लिखा हुआ है और यही सिस्टम सोसाइटी में लागू होता था, तो इसीलिए दोनों अपने अपने जगह पर सही थे। तो सेंटर स्टोरी ऑफ महाभारत रेनफोर्स दैट द आइडिया ऑफ द पैटर्नी वाज वैल्यूएबल। ये इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी और इसी पर ही सारा का सारा सिस्टम चलता था। अंडर द पैटर्नी सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द थ्रोन एंड केस ऑफ द किंग। तो यहाँ पर पैटर्नी के अकॉर्डिंग सन क्लेम कर सकता था, बेटा क्लेम कर सकता था अपने फादर की प्रॉपर्टी को, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे उसके पास कोई हट ही क्यों ना हो, झोपड़ी ही क्यों ना हो, तो सारा का सारा उसके बेटों का हो जाएगा। अब आता है हमारे पास आइडियल ऑफ द पैटर्नी को आगे बढ़ते हैं। इन सब सिचुएशन ब्रदर्स सक्सेडेड द। अब कभी कभी ऐसा होता था जैसे महाभारत में हमने देखा कि पांडु की डेथ हो गई थी, ठीक है। अब पांडु का बेटा यानी कि जो पांडव थे वो छोटे थे, युधिष्ठिर छोटा था, तो उस सिचुएशन में उसके भाई को राजा बना दिया गया। भाई पैटर्नी अभी मैंने क्या बताया आपको, फादर टू सन, फादर के बाद बेटा राजा बनेगा। लेकिन अगर बेटा छोटा है या बेटा है ही नहीं तो उस सिचुएशन में उसके भाई को राजा बनाया जा सकता है, उसके कजन को राजा बनाया सकता है, किसी रिश्तेदार को राजा बनाया जा सकता है। ये चीजें हमें महाभारत के अंदर पता चली, ठीक है। Situation whether the succeeded one another, sometime other kinsmen claimed that the throne, and in the very exceptional circumstances women, और बहुत ही exceptions ऐसे हैं जिसमें किसी women को राजा बनाया गया हो अपने फादर के बाद। जैसे प्रभावती गुप्ता थी, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी होने के नाते मतलब कोई भाई नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने अपनी बेटी को ही राजा बना दिया, ठीक है, अपनी बेटी को ही राजा बना दिया। रजिया सुल्तान का ले सकते हो, खैर वो तो मुस्लिम थे, बाद में आए थे, बट एग्जाम्पल के तौर पर वो भी ले सकते हो, ठीक है। कंसर्न विद द पैटर्नी वाज नॉट यूनिक। अब यहाँ पर जो पैटर्नी है वो यूनिक नहीं था। क्यों यूनिक नहीं था? टू द रूलिंग फैमिली इट इज एविडेंट इन द, मतलब क्यों यूनिक नहीं था? यूनिक कौन सी चीजें होती हैं? यूनिक होती हैं जो सबसे डिफरेंट हो और सबसे मतलब वो चीजें अचानक हुई हो और सबसे बिल्कुल मतलब सुपर डुपर हो। तो ये जो पैटर्नी वर्ड है ये यूनिक नहीं था क्योंकि इसी के बेस पर सारी चीजें सिस्टम में फॉलो किया जाता था, सारी चीजें लागू होती थी। तो पैटर्नी वर्ड का इस्तेमाल कब से किया जाने लगा? जब से ऋग्वेद लिखा गया, क्योंकि ऋग्वेद में इसको मेंशन किया गया। तो ऋग्वेद में ये बताया गया था कि फादर के बाद सब कुछ बेटे का हो जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये सिस्टम चलता आ रहा था, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल दीज एटीट्यूड वर शार्प द वेल्दी मैन एंड दोज हु क्लेम द हाई स्टेटस इंक्लूडिंग द ब्राह्मणास। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती थी ये हाई स्टेटस रखने वाले, इवन ब्राह्मण भी इसमें इंक्लूड होते थे, वो सारी की सारी चीजें पैटर्नी के अकॉर्डिंग फॉलो किया करते थे।
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, जैसे सीयूटी एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि चूज द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस कुरु पांचाल रीजन एंड द नेबरिंग कंट्री। आपको बोध गया, मथुरा, इंद्रप्रस्था और हस्तिनापुर, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। सीयूटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी आपके ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब मैप तो दिया नहीं जाएगा, अब मैप में इसलिए लेकर आई ताकि थोड़ा सा आप यहां पर अपनी समझ बनाकर चल सको। बोध गया कहां पर है, बोध गया जो है सबसे पहले आप बोध गया को लगा लो। ठीक है, ये रहा आपका बोध गया। सेकंड में आपका आता है मथुरा, तो मथुरा कहां पर है, ये मथुरा इधर है आपका, ये रहा मथुरा। थर्ड में आपका इंद्रप्रस्था, ये इंद्रप्रस्था है। और फोर्थ में आपका हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर है। अब आपको क्या लगाना है, ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ लगाना है, नॉर्थ से और साउथ की तरफ लगाना है। तो नॉर्थ में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हस्तिनापुर आ जाएगा, यानी कि डी आ जाएगा। डी के बाद में आपका सी आ जाएगा, सी के बाद में आपका क्या आ जाएगा, सी के बाद में आपका मथुरा आ जाएगा। और मथुरा कितने पे है, तो सबसे पहले हस्तिनापुर को हम 1 में डाल देते हैं, और ठीक है, इंद्रप्रस्था को हम 2 में डाल देते हैं, मथुरा को हम डालेंगे 3 में, और बोध गया को डालेंगे हम 4 के अंदर। ठीक है, तो ए हमारा सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो डी यहाँ पर डी और सी, डी सी बी ए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर मैरिज ऑफ रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं। कितनी टाइप्स की मैरिजेस थी, तो बच्चा मैरिजेस थी हमारी टोटल 8 टाइप्स की। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कितनी टाइप्स की मैरिज बताई गई हैं, तो 8 टाइप की मैरिज बताई गई है। कितनी टाइप्स की, ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क का क्वेश्चन में आता है। तो 8 टाइप्स ऑफ मैरिज बताई गई है, जिसमें 4 को गुड कंसिडर किया गया। ठीक है, जिसमें 4 को गुड कंसिडर किया गया, 4 को बैड में कंसिडर किया गया। तो 4 अच्छी हैं, इसमें 4 बुरी हैं। जैसे जबरदस्ती किसी से शादी कर लेना, लड़की विलिंग नहीं है, लड़के ने जबरदस्ती शादी कर ली, किसी को किडनैप करके लिया है, ठीक है, वहां पर जो है उससे जबरदस्ती शादी कर ली, तो ऐसी शादियों को बुरी माना जाता है। जिसमें रिश्तेदारों की, माता पिता की रजामंदी होती है, लड़के राजी होते हैं, तो इसमें बॉयज और गर्ल दोनों राजी हो जाते हैं, तो ऐसी लड़की को, ऐसी शादी को अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो सम सन वर इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी द पैटर्नेज। अब यहाँ पर सन को, यानी कि बेटे को, वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था कि बेटा होगा, बेटा जो है होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला आ गया है, तो हमारा वंश जो है आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे को इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी क्योंकि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला होता था। बेटी होती थी तो ठीक है, नॉर्मल, बहुत ज्यादा खुशी नहीं वो सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, उसके बाद में डॉटर्स हैड नो क्लेम। अच्छा, इसको डॉटर को, यानी कि बेटियों को अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम करने का राइट नहीं दिया गया था। बेटी नहीं कह सकती थी कि मेरे को फादर की प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, नहीं किया जाता था, क्योंकि ऐसा कोई रूल या कोई प्रावधान ही नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो दिस सिस्टम कॉल्ड एंडो। अब क्या होता है कि डॉटर हैड नो क्लेम रिसोर्सेज फॉर द हाउस होल्ड, मैरिंग इनटू द फैमिली आउटसाइड ऑफ द किन वाज डिजायरेबल कंसिडरेबल। अभी मैंने क्या कहा कि 4 को गुड में कंसिडर किया गया, तो एक उसमें कंसिडर किया गया गुड में, जिसको कहा जाता है एक्सोगैमी। अब बोलोगे मैडम ये एक्सोगैमी क्या होता है, एक्सोगैमी का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द यूनिट, यानी कि अपनी फैमिली के बाहर की गई। जैसे हमारी फैमिली है, जैसे मान लो दीदी है या बुआ जी हैं, तो रिश्तेदारों की, उसकी बुआ का, मामा का, फूफी का, लड़के का, मासी का। ठीक है, तो रिश्तेदारों के रिश्तेदारों में उनका रिश्ता हो जाता है, हमारे ही रिश्तेदारों के रिश्तेदारों में उनका रिश्ता हो जाता है, तय हो जाता है, तो ऐसी शादी को अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी फैमिली को छोड़ करके दूसरे हमारे रिश्तेदारों की फैमिली में उसकी शादी हुई है, तो इसको एक्सोगैमी कहा जाता है। एक होता है आपके पास एंडोगैमी। ठीक है, एक क्या होता है आपके पास, एंडोगैमी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो एंडोगैमी रेफर्स टू मैरिज विद इन द यूनिट। तो एंडोगैमी का मतलब होता है विद इन द यूनिट, कहने का मतलब अपनी ही फैमिली के अंदर की गई शादी को एंडोगैमी कहते हैं। जैसे कि एक लड़की है, उसने अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे इनके साथ शादी कर ली, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में होती है, जैसे साउथ इंडिया में लड़कियां करती हैं, तो वहां पर अपनी फैमिली जो ममेरे, चचेरे, फुफेरे होते हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं, तो ऐसी शादी को एंडोगैमी बोलेंगे। रिश्तेदारों के रिश्तेदारों में शादी होती है उसको एक्सोगैमी बोलेंगे, जो हिंदू सोसाइटी में होता है। उसके बाद में एक होती है महाभारत में, हमें यह पता चला कि पांचाली यानी कि द्रौपदी के 5 पति थे। ठीक है, तो ऐसी भी शादियां होती थी जिसको सही माना जाता था, मतलब जिसको अच्छा माना जाता था, गुड में कंसिडर किया जाता था, तो इसको कहा जाता है पॉलीएंड्री। एक होता है आपके पास पॉलीगनी, एक राजा की एक से अधिक पत्नियां होती थी, जैसे राजा दशरथ की थी तो उनकी 3 रानियां थी, तो ऐसी भी शादी को अच्छा माना जाता था। तो पॉलीगनी किसको कहते हैं, जिसमें एक मैन होता है उसकी सेवरल वाइफ होती हैं। पॉलीएंड्री होता है जिसमें एक वुमेन होती है उसके बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, काइंड ऑफ द्रौपदी। ठीक है, अब वापिस से चलते अपने इसी पार्ट पर आते हैं।
तो गर्ल्स एंड वुमेन हु बिलोंग टू द हाई स्टेटस वर एंश्योर्ड दैट दे बिलोंग टू द मैरिड राइट टाइम एंड द राइट पर्सन। तो बेटा जो एलिट फैमिली की लड़कियां होती थी, रॉयल फैमिली की लड़कियां होती थी, उनसे पूछा जाता था बेटे तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हारी शादी कर दें? हाँ पापा कर दो। तो उनके पापा स्वयंवर कंडक्ट करवाते थे, टास्क रखते थे, जो उस टास्क को कंप्लीट कर लेता था उससे शादी हो जाती थी। तो ऐसे अपने अर्जुन के केस में देखा होगा, लॉर्ड रामा के केस में देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे देखे होंगे स्वयंवर जहां पर ये इस तरह का कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 500 BC ऑनवर्ड्स द नॉर्म्स वर। अब यही चीजें जो स्वयंवर कंडक्ट करवाना, उससे शादी कराना, यही चीजें अब धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में भी नियम के तौर पर लिखी गई। और ये धर्मसूत्र धर्मशास्त्र किसने लिखे? ये लिखे बेटा ब्राह्मणों ने, ठीक है। 500 BC ऑनवर्ड्स दीज नॉर्म, ये जो नियम है, ठीक है, कंपाइल्ड इन द संस्कृत टेक्स्ट नोन एज अ धर्मसूत्र धर्मशास्त्र। मतलब ये धर्मसूत्र धर्मशास्त्र और मनुस्मृति दोनों अलग अलग क्या है, ध्यान से समझना। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, आगे धर्म है, यानी कि धर्म के आधार पर क्या नियम कानून हो सकते हैं। जैसे एक पति का धर्म क्या होता है, एक पिता का धर्म क्या होता है, एक बहन का धर्म क्या होता है, एक भाई का धर्म क्या होता है। तो धर्म के आधार पर जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में लिखा गया। जो नॉर्मली तौर पर, जनरली तौर पर जो सभी फॉलो करेंगे, ठीक है, उसको मनुस्मृति में डिक्लेयर किया गया। जैसे कि चांडाल्स को बाहर रहना है, ठीक है, क्षत्रिय राजा बन सकते हैं, ये वो। अब ये धर्म के आधार पर नहीं है, ये जनरली है, ये नॉर्मल है, तो इसको मनुस्मृति में मेंशन कर दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सच वर्क द मनुस्मृति वाज कंपाइल्ड बिटवीन द 200 BC से लेकर 200 C के बीच में मनुस्मृति को कंपाइल किया गया, यानी कि लिखा गया। अब आता है हमारे पास गोत्र ऑफ विमेन। अभी गोत्र ऑफ विमेन क्या होता है, मैडम ये गोत्र होता क्या है, ये कब और किसने स्टार्ट किया? जो आज भी हम अपने घरों में सुनते हैं ना, गोत्र मैच करते हैं। जब लड़का लड़की की शादी होती है तो यहाँ पर हमारे जो बड़े होते हैं वो उन दोनों का गोत्र मैच करते हैं। अब ये गोत्र होता क्या, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गोत्र को समझते हैं। तो 1000 BC ऑनवर्ड, देखो ब्राह्मण तो बहुत सारे थे, सोसाइटी में बहुत सारे ब्राह्मण हो गए थे। अब ब्राह्मण ने सोचा कि यार मेरी पहचान किससे होगी, मैं एक अलग ब्राह्मण दिखना चाहता हूं, एक अलग ब्राह्मण मैं सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना चाहता हूं। तो मैं कैसे अपनी पहचान बनाऊंगा, तो मेरी अलग पहचान होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक वैदिक सीर का सहारा लिया। मतलब जैसे महर्षि वाल्मीकि थे, तो महर्षि वाल्मीकि उनके नाम का सहारा लेकर ब्राह्मणों ने अपनी एक पहचान बनाई कि हम क्या हैं, हम महर्षि वाल्मीकि की संतान हैं। तो उन्होंने अपना गोत्र जो है वो वाल्मीकि रख लिया। तो जब भी कोई ब्राह्मण अपने आप को इंट्रोड्यूस करता, हाँ भाई तुम कौन से ब्राह्मण हो, जी हम वाल्मीकि ब्राह्मण हैं। ऐसे ही जैसे मान लो कि महर्षि कश्यप थे, तो महर्षि कश्यप के जो डिसेंडेंट होंगे, उनके जो जनरेशन होंगे, वो अपने आप को कैसे पहचान दिलाई कि हम महर्षि कश्यप की संतान हैं, ठीक है। तो ये होता था गोत्र। तो यहां पर देखना 1000 BC onwards people especially the brahmanas were classified in the term of the gotra। गोत्र क्या होता था, गोत्र was named वैदिक सीर। आपका भी कोई गोत्र होगा तो आपके गोत्र का नाम कैसे पड़ा, कि कभी आपके कोई एंसेस्टर, कभी आपके पूर्वज वो रहे होंगे जिसके नाम से आपका ये गोत्र का नाम रखा गया, ठीक है। पापा मम्मी से पूछना कि आपका गोत्र क्या है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर गोत्र के 2 रूल होते थे। पहला रूल क्या होता था, पहला रूल होता था कि लड़का लड़की सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही पूर्वज की संतान है, एक ही पिता की संतान है, आपस में बहन भाई बन जाएंगे, नहीं कर सकते। दोनों के गोत्र अलग अलग होने चाहिए। दूसरा रूल नंबर 2 क्या कहता है, लड़की को शादी के दौरान अपने फादर का गोत्र गिव अप करना होता है और अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सतवाहन डायनेस्टी के केस में देखा गया है, रूलर्स के केस में देखा गया है कि उनकी जो क्वींस थी, रानियां थी ना, वो अपने फादर का गोत्र गिव अप नहीं करती थी। वो कहती थी क्यों, हम अपनी पहचान क्यों खोएं, हमारी पहचान हमारे फादर के नाम से, हमारे गोत्र से है, ठीक है। तो वो हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट नहीं करती थी, शादी तो हो जाती थी लेकिन अपना गोत्र गिव अप नहीं करती थी, ठीक है। तो ये केस ऐसा देखा गया है। ये केस क्यों बताया गया है, क्योंकि सोसाइटी में अब जो रिजिडिटी थी, यानी कि गोत्र सिस्टम से ही वो चीज होंगी, यहाँ पर जो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्सी थी कि भाई ये कट्टर एकदम ये रूल फॉलो किया जाएगा, तो वो रूल सभी जगह पर फॉलो नहीं किया जाता था। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सतवाहन डायनेस्टी के रूलर्स नहीं करते थे, कोई नहीं करती थी, तो इसका मतलब सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आने लगा था, ठीक है। वेरिएशंस देखे गए थे ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर की बात करते हैं। भाई मदर की क्या इंपॉर्टेंस थी, तो मदर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखो पैतरनी वर्ड था, तो पैतरनी मतलब होता है कि फादर टू सन, यानी कि आपकी पहचान आपके फादर से है, तो वो क्या कहलाता है, पैतरनी कहलाता है। एक वर्ड होता है आपका मैत्रिलिनी, क्या होता है बच्चा, मैत्रिलिनी होता है। तो मैत्रिनी का मतलब क्या होता है, मैत्रिनी का मतलब होता है कि आपकी पहचान आपके मदर से है, ठीक है। तो ये होता है आपका
मैत्रिलिनी। ठीक है, आपकी पहचान आपकी मदर से है। जब आप नानी के यहाँ जाते हो तो आपको किसके नाम से जानते हैं? मम्मी के नाम से। तो आपकी पहचान आपकी मदर से है, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? मैत्रिनी। अब इसी मैत्रिनी से एक वर्ड निकला है मैट्रोनिमिक, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अब ये सातकर्णी कौन है? ये सातकर्णी जो है, श्री सातकर्णी एक राजा है, एक किंग है। ठीक है, पुत्र का मतलब होता है सन, और इन्होंने अपने नाम के आगे अपनी मदर का या फीमेल एंसेस्टर का नाम लगाया जो कि गौतमी थी। अब इन्होंने अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम लगाया, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? मैट्रोनिमिक। और ये मैट्रोनिमिक सिस्टम किससे निकलकर बना? मैत्रिलिनी से। इससे पता चलता है कि मदर की क्या इंपॉर्टेंस थी। तो ये कुछ ऐसे दिए गए हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अभी तक हमने पूरा का पूरा किनशिप के बारे में पढ़ा, रिश्तेदारी के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? कास्ट की, यानी कि वर्ग की, यानी कि जाति की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पूरी सोसाइटी के अंदर यहाँ पर 4 कैटेगरीज बन जाती हैं। जैसे मान लो जब सोसाइटी स्टार्टिंग में बन रही थी, ठीक है, अभी कुछ कोई कैटेगरी नहीं थी, कुछ नहीं था, लोग नॉर्मली रह रहे थे। ठीक है, एक जगह पर आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, जब जब सोसाइटी बन ही रही थी, लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर रहने लगे थे। कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, कोई पशुपालन कर रहा है, ठीक है, कोई ट्रेड कर रहा है, और कोई जो है वो थोड़ा बहुत धर्म वगैरह का काम कर रहा है। ठीक है, और एक वो है जो अपने एरिया में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक वो है जो दूसरों के खेतों में जाकर के काम कर रहा है। अब जो जिस तरह का काम करता था तो उसी के आधार पर कैटेगरी बना दी गई। ठीक है, समझ रहे हो? उसी के आधार पर कैटेगरी बना दी गई। तो ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ठीक है, अब चारों के क्या क्या काम होते थे, पहले तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। बस ये ट्रिक याद कर लेना। कौन सी? बकवास ट्रिक। मैडम ये भी कोई ट्रिक होती है? हाँ बेटा, ये ट्रिक होती है, बकवास ट्रिक। तो ये हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ठीक है, तो ये हो गई ट्रिक। राइट ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, तो यहां पर किसका क्या राइट ऑक्यूपेशन था, मतलब किसको कौन सा काम करना था? तो ब्राह्मणों का काम होता था वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, देखो धर्मसूत्र धर्मशास्त्र कंटेन द रूल अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन। इसी धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में यह कहा गया कि ब्राह्मण जो होगा उसका काम होगा वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। ये धर्मसूत्र में ये चीज मेंशन कर दी गई, धर्म के आधार पर एक ब्राह्मण ही वेदों को पढ़ सकता है और पढ़कर सुना सकता है। उसके बाद में यहाँ पर क्षत्रिय जो होगा वो एक राजा जो होगा वो क्षत्रिय फैमिली का होना चाहिए, और राजा का काम क्या होगा? वॉरफेयर करना, मतलब युद्धों में एंगेज रहना, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना, जस्टिस न्याय वगैरह करना, ये राजा का काम होगा, क्षत्रिय फैमिली का काम होगा। उसके बाद में वैश्यों का काम होता था, जैसे एग्रीकल्चर करना, पैस्टोरलिज्म करना, ट्रेड करना, ये सारा वैश्यों का काम होता था। तो उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी जिसका नाम वैश्य रखा गया, जो इस तरह का काम करते हैं। इसी तरीके से शूद्र जाति के लोग क्या करेंगे? अपने से ऊपर की 3 कैटेगरी को अपनी सर्विसेज देंगे, अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, जैसे उनके घरों में काम करना, उनके खेतों में काम करना वगैरह वगैरह करके। तो ये सारा का सारा शूद्र जाति के लोग किया करते थे। ठीक है, नाउ नॉन क्षत्रिय किंग। अब कुछ ऐसे भी राजा थे जो नॉन क्षत्रिय थे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग, सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र धर्मशास्त्र और मनुस्मृति में यह कहा गया था। तो अकॉर्डिंग टू शास्त्रास ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, यार क्यों क्षत्रिय राजा बन सकते हैं, क्या हम राजा नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर राजा बनने की क्वालिटी है, अगर तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अगर तुम उनके लिए फाइट कर सकते हो, अगर तुम उनके लिए जस्टिस कर सकते हो, तुम क्यों नहीं बन सकते हो राजा? बिल्कुल बन सकते हो। तो यहां पर जो ब्राह्मणों ने जो धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में या फिर मनुस्मृति में जो लिखा हुआ था कि क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, इस चीज को ब्रेक करेंगे, इस रूल को ब्रेक करेंगे, इस नियम को चेंज करेंगे। क्यों नहीं बन सकते? हम बनकर दिखाएंगे। तो यहां पर सीधा और बेस्ट एग्जाम्पल है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहता है कि मौर्य डायनेस्टी के रूलर चंद्रगुप्त मौर्य लगा लो। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तो इतने महान राजा बने कि आज तक उन जैसी महानता, उन जैसे महान राजा कोई बने ही नहीं। इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने वाले आज तक इंडिया में कोई राजा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले वो राजा थे और आखिरी भी वही थे। इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने वाला फिर कोई दूसरा नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहता है कि मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो ये लिखा है, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं ना जी ना, ये जो मौर्य थे ये कोई वो नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, ये तो लो ओरिजिन थे। चलो मान लिया लो ओरिजिन थे, लेकिन थे तो इतने बड़े राजा ना। तो तुम्हारी बात झूठी साबित हुई कि नहीं? तुम कहते हो कि क्षत्रिय राजा बन सकते हैं, और ये आपने मौर्यास को बताया कि तुम ये तो नीची कास्ट के थे, तो नीची कास्ट का वो जो पर्सन है वो कैसे इतना बड़ा राजा बन गया?
और उसके अंडर में इतने सारे लोग, इतने सारे राज्य, इतने सारे स्टेट आते थे, तो इसका मतलब बन सकते हैं ना। अब जब ये मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन होती है, कब? 185 बीसी के अंदर, 185 बीसी के अंदर, तो इसको रिप्लेस कौन करते हैं? शुंग और कण्व डायनेस्टी के रूलर करते हैं, जो बायकास्ट कौन थे? ब्राह्मण। लो, ये भी क्षत्रिय नहीं थे, ये भी तो इतने बड़े राजा बने ना, तो ये भी क्षत्रिय थे। कहने का मतलब ये क्या बता रहा है, ये पैराग्राफ क्या बता रहा है, लाइनें क्या बता रही है? बता रहे हैं कि सोसाइटी में अब चेंज आने लगा है, और धीरे धीरे यही चेंज जो है लोगों को आगे के लिए मोटिवेट करेगा कि कोई कुछ भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर रिजिडिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, उसमें भी चेंज आने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ द रूलर्स सच एज द शकार। अब आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, टॉयलेट एक प्रेम कथा करके, है ना। अब उसमें क्या कर रहा है कि टॉयलेट नहीं बनवाना, घर में टॉयलेट नहीं बनवाना। अब वो टॉयलेट करने के लिए मतलब वो जाती है, खेतों में जाते हैं, तो वो करते हैं, तो क्या इसमें उस पर्टिकुलर परिवार की, उस फैमिली की क्या इज्जत बनी रही? मतलब इस चीज को वो नहीं बुरा मानते हैं कि घर में टॉयलेट नहीं बनना चाहिए, चाहे तुम बाहर जाओ तो वहां कुछ भी करो, मतलब कहने का मतलब अब वो सोसाइटी में जो रिजिडिटी थी, यानी कि जो घर में टॉयलेट नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा, उसके लिए उसके पापा ने भी कितनी ज्यादा मतलब एक तरीके से जिद करी और बीमार पड़ गए, हाथ पैर टूट गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन फिर बाद में वो टॉयलेट बना ना घर के अंदर ही। जब उनका एक हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, पता नहीं पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है, तो बनी ना। तो ये चेंज होना होता है। हमारे घर में जो पहले दादी जो काम करती थी, कि दादी कहती थी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर हमारी मम्मी आई तो थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है, अब आगे कोई और आएगा, फिर थोड़ा सा और चेंज होगा, फिर आगे आएगा और चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अदर रूलर सच एज द शका। अब यहाँ पर अदर रूलर जो थे, जो शक डायनेस्टी के रूलर थे, वो कहाँ से आते हैं? वो सेंट्रल एशिया से आते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया कौन सा हो गया? आपके इस वाले एरिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से। तो शक रूलर्स ने आकर के और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रूल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, एक तो ये आउटसाइडर है, ठीक है, ये आउटसाइडर है, ये बाहर से आए हैं, इंडिया के नेटिव्स नहीं है, ठीक है, और इनको मलेच्छा कहा, इनको बर्बेरियन कहा, ठीक है। क्यों कहा इनको मलेच्छा, बर्बेरियन, आउटसाइडर? क्योंकि इनको संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी नहीं आती थी। गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि एक शक रूलर थे जिनका नाम था रुद्रदमन, एक शक रूलर थे जिनका नाम था रुद्रदमन, ठीक है। अब रुद्रदमन का एक हमें इंस्क्रिप्शन मिला, ठीक है, एक शक रूलर थे जिनका नाम था रुद्रदमन, ठीक है। तो इनका एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें सुदर्शन लेक को रिबिल्ड कराने का जिक्र किया गया था, सुदर्शन, ठीक है, जिसमें सुदर्शन लेक को रिबिल्ड कराने का जिक्र किया गया था। तो इन्होंने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड कराया, और वो रिबिल्ड कराने का रिकॉर्ड संस्कृत में लिखा हुआ था। इसका मतलब ब्राह्मण झूठ बोल रहे थे कि इनको संस्कृत नहीं आती, जबकि इन्होंने तो संस्कृत में ही लिखवाया था, इसका मतलब संस्कृत इनको आती थी। हो गया। तो मलेच्छा, बर्बेरियन, आउटसाइडर बाय द ब्राह्मणास। अब आगे चलते हैं, जातिज एंड द सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं। ब्राह्मणिकल थ्योरी क्या कहती है? जाति लाइक वर्ना बस बेस्ड ऑन द बर्थ। देखो बेटा, ये जो जाति होती है ना, ये बाय बर्थ होती है, ये चेंज नहीं होती, ये बिल्कुल चेंज नहीं होती। जो बच्चा जिस कास्ट में पैदा हो गया, ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में, वैश्य के घर में, शूद्र के घर में, वो उसी जाति का कहलाएगा। जाति कभी भी चेंज नहीं होती, मरने तक, जब तक वो इस दुनिया के अंदर है, उसकी जाति वही रहेगी। हाँ, क्लास चेंज हो सकती है, ठीक है, क्लास चेंज हो सकती है। तो देखो, ये कास्ट है, ये बाय बर्थ होती है, ठीक है, ये कास्ट है, ये बाय बर्थ होती है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है, ये चेंज नहीं होती। जबकि क्लास जो है, ठीक है, ये बाय बर्थ नहीं होती है, ठीक है, ये बाय बर्थ नहीं होती है। इंसान अपना पैसा अर्न करके फर्स्ट क्लास में जा सकता है, सेकंड क्लास में जा सकता है, और वो थर्ड क्लास बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके पास जितना पैसा होगा तो वो उसकी वैसी ही क्लास बन जाएगी, उसका वैसा ही स्टेटस सोसाइटी में बन जाएगा। तो ये चेंज हो सकती है, ये जो है वो चेंज हो सकता है। अब मान लो फर्स्ट क्लास में कोई पर्सन है, बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा बहुत सारा पैसा है, कल को उसके बिजनेस में लॉस हो जाए तो वो थर्ड में आ सकता है कि नहीं आता? वो गरीब बन सकता है कि नहीं बन सकता? कल को अगर इसका बिजनेस अच्छा चल गया तो ये फर्स्ट क्लास में जा सकता है कि नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। तो ये चेंज हो सकती है, ये नहीं हो सकती। क्लियर? गॉट इट माय पॉइंट? व्हाइल द नंबर ऑफ द वर्णास फिक्स। अब यहां पर ठीक है, मेन जाति तो कितनी थी? 4, लेकिन देयर वर द नो रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ द सब जातिज। लेकिन इसके
अंदर जो जाति बनेगी उनके अंदर कोई लिमिटेशन होती है, कितनी भी बन सकती हैं। मेन तो 4 होंगे, लेकिन 4 में वो कितनी भी सब जाति बन सकती है। जैसे कि मान लो ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्यास है और ये शूद्रास है। ब्राह्मण भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर वाल्मीकि ब्राह्मण हो गया, कोई यहाँ पर जो है मिश्रा ब्राह्मण हो गया, तो कोई यहाँ पर मतलब जो यूपी के ब्राह्मण होते हैं, कोई यहाँ पर कश्यप हो गए, कोई यहाँ पर जो है वो दूसरे हो गए, ठीक है। जैसे कोई और ब्राह्मण लगा लो, तो ये ब्राह्मणों की कैटेगरी है। तो इसमें बहुत सारे ब्राह्मण जो है अपने अपने गोत्र के हिसाब से वो अपने मतलब एक कैटेगरी बना सकते हैं, सब जाति बना सकते हैं। इसी तरीके से कोई राजपूत है, कोई ठाकुर है, कोई सूर्यवंशी है, कोई ये है, कोई वो है। क्षत्रिय में भी बहुत सारी बन गई, ऐसे वैश्यास में भी बहुत सारी सब जाति बन गई, और ऐसे ही शूद्र में भी बहुत सारी जाति बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग कैसे हुई कि जो लोग फॉरेस्ट पे रहते थे, ठीक है, फॉरेस्ट में रहते थे, तो वो भी अपना एग्रीकल्चर वगैरह किया करते थे, और उन्होंने राजा की एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी कि हम इस राजा के राज्य में रहते हैं, तो हम भी इस राजा का पार्ट है, हम भी इस राज्य का पार्ट है। तो उन्होंने राजा की एक्सेप्टेंस स्वीकार कर ली थी। अब राज्य में रहेंगे, वो राज्य का एक पार्ट है, तो इनको भी तो कुछ ना कुछ टैग देना पड़ेगा, टाइटल देनी पड़ेगी, इनको भी तो कुछ जाति का नाम देना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों से भी राजा की इनकम होती थी, राज्य की इनकम होती थी, पार्ट तो ये भी हैं। तो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स क्या करेंगे, जो जंगलों में रहते थे, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ना तो ये वैश्य ना तो ये ब्राह्मण बन सकते, ब्राह्मण वाला काम कर सकते हैं, ना ये क्षत्रिय बन सकते हैं, ना ये शूद्र जाति में डाल सकते हैं, और ना ही ये वैश्य जाति में हम डाल सकते हैं। तो इसको डाले क्या, तब ये शुरू हुआ कि यार इनकी अलग कैटेगरी बना दो। तब ये स्टार्टिंग हुई यहाँ से अलग कैटेगरी बनाने की। फिर तो ब्राह्मणों में भी बन गई, वैश्यास में बन गई, क्षत्रिय में बन गई, शूद्र में भी बन गई। तो यहाँ जंगलों में जो लोग रहते हैं उनको निषाद जाति का टैग दे दिया गया, ठीक है। ऐसे ही जो स्वर्णकार होते थे, जो सोने वोने का गोल्ड वगैरह का काम करते थे, उनकी अलग जाति बना दी गई। उनको क्या कहा गया, उनको सुनार कहा गया, गोल्डस्मिथ कहा गया, ऐसे ब्लैक स्मिथ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी सब जाति बन गई, क्लासिफाइड as जातिज by the Brahmanical authority as they did not fit the easily। तो जो जाति इन चारों में फिट नहीं बैठती थी उसकी अलग कैटेगरी बना दी जाती थी, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सोसाइटी विदाउट द वर्णा सिस्टम। अब यहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो ब्राह्मणों की बात को बिल्कुल सही नहीं मानते थे, ठीक है। अब सही नहीं मानते थे, राज्य में रहेंगे तो सही माना जाएगा और वो रूल फॉलो भी करने चाहिए, तो वो लोग जो है जाकर के जंगलों में रहने लग गए, ठीक है। अब उनको वहां पर निषाद का टैग दे दिया गया, ठीक है, और उनको सबसे कैटेगरी में सबसे नीचे रखा गया। इसी का एक एग्जाम्पल है कि ये जो एकलव्य है ये निषाद जाति के थे, ठीक है। जब गुरु द्रोणाचार्य, अच्छा क्षत्रिय फैमिली के प्रिंस को ही, ठीक है, जो क्षत्रिय होते थे, जो क्षत्रिय फैमिली के प्रिंस होते थे यानी कि राजकुमार होते थे, उन्हीं को ही क्या दी जाती थी, आर्मी एजुकेशन दी जाती थी। आर्मी एजुकेशन का मतलब समझ रहे हो, आर्मी एजुकेशन का मतलब होता है जैसे एक राजकुमार को तलवार चलाना, तीर चलाना, भाला चलाना, युद्ध लड़ना, ये करना वो करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है ना। तो सिर्फ क्षत्रिय फैमिली के राजकुमार ही सीख सकेंगे, ना तो ब्राह्मण, ना वैश्यास और ना शूद्र, ठीक है। अब जब ये जाता है गुरु द्रोणाचार्य के पास, कहता है कि आप मेरे को शिक्षा दे दीजिए, मुझे आर्मी वाली एक्टिविटीज सिखा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले तो उनकी जाति पूछी तो कहा मैं निषाद जाति से हूँ। कहते मैं तो नहीं दूंगा तुम्हें शिक्षा दीक्षा, क्यों, क्योंकि तुम छोटी कास्ट के हो और मैं ठहरा ब्राह्मण। अगर मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा तो यहाँ पर सोसाइटी में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, तो यहाँ पर लोग मुझे ताने मारेंगे और मैं अपने धर्म से बिल्कुल अलग हो जाऊंगा, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूँ, सॉरी। इतना कहने के बाद जो है ये एकलव्य वापिस आता है, अपनी झोपड़ी के बाहर गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना करके डेली उनसे आशीर्वाद लेकर के और धनुष चलाने की प्रैक्टिस करने लगा, ठीक है। और इतनी प्रैक्टिस करी, इतना अच्छा ये धनुर्धारी बन गया कि अर्जुन से भी कहीं सुपर डुपर ये हो गया, मतलब उससे भी ज्यादा अच्छा धनुर्धारी बन गया। तो एक बार क्या करते हैं, जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव को जब ये तीर चलाना सिखा रहे थे तो उनको होमवर्क दे करके कि तुम जो है वो प्रैक्टिस करो, मैं अभी आ रहा हूँ। चलते चलते उनको घूमते घूमते ये कहीं से तीर चलाने की आवाज सुनाई देती है, तो ये उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। तो इन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है वो तीर चला रहा है और इतने अच्छे तीर चला रहा है कि यहाँ पर फटाफट से जिसको भी निशाना वो साधता है तो उसको वो फटाफट से उस पर निशाना लगा देता है। ऊपर से फिर इन्होंने अपनी मूर्ति देखी, कह ओ तेरी, ये तो लग तो मैं ही रहा हूँ, मैं ही हूँ ना। तो फिर इतने में एकलव्य आता है और अपने गुरुजी को देखकर बहुत खुश होता है, उसको दंडवत प्रणाम किया और ये किया। तो पूछा कि क्यों बनाई, ये सारी कहानी बताई। तो कहते हैं कि अच्छा, तो तुम तो बहुत अच्छे धनुर्धारी हो, तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। तो कहता है गुरुजी अब तो मुझे अपना शिष्य मान लो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य मान लूंगा, तुम्हें पहले टेस्ट देना होगा कि जो बाहर मतलब एक डॉग को बार्क करने की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही होगी, भौंकने की आवाज सुनाई दे रही होगी, उस डॉग के मुंह को तुम्हें आंख पर मैं पट्टी बांध दूंगा और बिना देखे उसका माउथ तुम्हें बाइंड करना है, उस पर तीर लगाना है।
उसने कहा ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य पट्टी बांध देते हैं और उस पर एक के बाद एक शॉट लगाते हैं और वो उसको माउथ को भेद देता है, मतलब डॉग के माउथ को। तो जब वो डॉग पास ऑन होता है, कौरव पांडव बिल्कुल एकदम हैरान रह जाता है, सरप्राइज, शॉक हो जाते हैं एकदम से, यार ये कौन है इस जंगल में आ गया जो इतना अर्जुन से भी बड़ा धनुधारी है। तो इतने में गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, उनको अपना शिष्य मान लिया, लेकिन अब गुरु दक्षिणा वो मांग रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो देखो मैं कमिटमेंट करके आई पूरी भरी सभा में कि मैं अर्जुन को सबसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनाऊंगा और अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। तो अगर तो मैंने इसका अभी राइट हैंड का थंब नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आगे मेरी बात जो है वो खराब हो जाएगी, मतलब झूठी साबित हो जाएगी, तो मैं ये चाहता नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एकलव्य का राइट हैंड का थंब लिया, जिससे कि वो जो स्टिंग को, रस्सी को जो खींचता था, धनुष की रस्सी को, अब वो खींच नहीं सकता। तो अब उसको उंगलियों से ग्रिप बनाने में अब उसको दिक्कत होने लगी। कहने का मतलब ठीक है, शिष्य तो बना लिया, अब ये उनके शिष्य कहलाने लगे, लेकिन साथ में उनकी भी बात रह गई कि अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठधारी उन्होंने बना दिया था। ठीक है, धनुर्धारी। तो सम टाइम दोज हु स्पोक द नॉन संस्कृत लैंग्वेज दैट द लेबल्ड मलेच्छा। अब यहाँ पर मलेच्छा किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। मलेच्छा उनको कहा जाता है जो संस्कृत बोलना पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। ठीक है, नाउ इमर्जेंस ऑफ द वर्णा सिस्टम। अब हम यहाँ पर वर्ण सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण कंसिडर सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, क्लासिफाई देम द अनटचेबल। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ब्राह्मणों ने अनटचेबल्स कहा, यानी कि अस्पृश्य जाति के कहा। कैसे अस्पृश्य जाति के, कौन होते थे ये वो लोग होते थे जो कुछ अलग तरह का काम करते थे। अब राजा के दरबार में मान लो किसी को फांसी की सजा देनी होती थी, अब वो फांसी पर लटकाएगा कौन, उसके लिए भी तो कोई ना कोई पर्सन चाहिए ना, एग्जीक्यूशनर चाहिए ना। तो वो एग्जीक्यूशन का काम हर कोई तो नहीं कर सकता है, तो उनको अलग जाति उनकी बना दी गई, जिनको चांडाल्स कहा गया, जिनको अनटचेबल्स कहा गया। ठीक है, और साथ में वो थोड़ा सा मीट नॉन वेज वगैरह भी यूज किया करते थे। तो उनको देखने मात्र से, क्योंकि वो सबसे नीची हरारकी में थे, मतलब कास्ट की सबसे नीची हरारकी में थे, सबसे नीचे थे, तो उनको देखने मात्र से ही जो ब्राह्मण होते थे वो अपने आप को अपवित्र मानते थे, उनको देखते भी नहीं थे, उनकी परछाई भी नहीं पड़ने देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटी। अब मनुस्मृति में उनकी भी ड्यूटी लिख दी गई चांडाल्स की, क्या कि इन चांडाल्स को विलेज से बाहर रहना होगा, बाहर करो इनको। ठीक है, इनको गांव वालों के जो रफ बर्तन होते हैं ना, जो टूटे फूटे बर्तन हो, उनको यूज करना होगा, और जो डेड के साथ में कपड़े आते हैं वो उनको पहनने होंगे, और सिर्फ आयरन की बनी ज्वेलरी पहननी होगी, ना गोल्ड की, ना सिल्वर की, किसी और मेटल की नहीं। ठीक है, अब ये तो सारी की सारी चीजें मनुस्मृति में इनकी ड्यूटी फिक्स कर दी गई और इसी के अकॉर्डिंग वो सारा का सारा सिस्टम चलता था। अब यहाँ ये बात सही कैसे साबित हुई, जब दो चाइनीज ट्रैवलर आते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से एक था फाजियान। फाजियान कब आता है, फाजियान आता है 5th सेंचुरी में। ये कहता है अनटचेबल जब भी, यानी कि इसमें ये बताया गया है, एक पैराग्राफ में बताया गया ब्लू बॉक्स में, कि जब भी वो विलेज के अंदर एंटर करते थे, जोर जोर से क्लैपिंग स्टार्ट हो जाती थी, ड्रम बीटिंग स्टार्ट हो जाती थी, सुनो 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 गांव वालों, चांडाल्स हमारे विलेज में एंटर कर चुके हैं और अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, नहीं तो अपवित्र हो जाओगे, ये करोगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम ये क्यों करते थे ऐसा, क्योंकि छोटी कास्ट के थे। अब विलेज के अंदर मान लो कोई एनिमल डेड हो गया, अब एनिमल को बाहर खींच के लाना है, आप खींच के लाना है तो यही इन्हीं को बुलाया जाता था। अच्छा, इनके बिना काम भी नहीं चलता था, ब्राह्मण तो खींच के लाएंगे नहीं, राजा तो खींच के लाएगा नहीं। ठीक है, इनको बुलाया जाता था और इनको ये प्रेफर किया जाता था कि भाई तुम रात को ही आना, ताकि तुम्हें कोई देखे ना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा मुंह देखेंगे तो वो अपशगुन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये किसने कहा, ये कहा जुआंगजेंग, इसने फाजियान ने। इसके अलावा एक और ट्रैवलर आता है जिसका नाम था जुआंगजेंग। तो जुआंगजेंग 7th सेंचुरी में आता है। इसने कहा ऑब्जर्व दैट द एग्जीक्यूशनर हेड स्कैवेंजर वर फोर्स्ड टू लीव द आउटसाइड द सिटी। जो एग्जीक्यूशनर होते थे, जो फांसी पर लगाने का काम करते थे, और जो स्कैवेंजर्स होते थे, जो मीट मच्छी वगैरह का यूज किया करते थे, उनको विलेज से बाहर, सिटी से बाहर रखा जाता था, हटो बाहर। कुक करते थे, स्मेल पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती थी, है ना, मोहल्ले में फैल जाती थी, तो स्मेल आती थी, इस वजह से उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एंड द स्टेटस। अब क्या करते थे कि अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, ठीक है, अब यहाँ पर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग पैटर्नल स्टेट, पैटर्नल स्टेट का मतलब क्या होता है, फादर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, फादर्स प्रॉपर्टी, यानी कि फादर की प्रॉपर्टी पर अधिकार किसका होता था, उनके बेटों का होता था। ठीक है, तो मान लो किसी पर्सन के 4 बेटे हैं, ठीक है, किसी पर्सन के 4 बेटे हैं,
तो यहाँ पर जो बड़ा हिस्सा होता था वो बड़े बेटे को दिया जाता था, थोड़ा सा बड़ा हिस्सा, ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा होता था बड़े बेटे को दिया जाता था, क्योंकि घर का बड़ा होता था और पैतरनी के अकॉर्डिंग जो है बड़े बेटे को ही वो सब दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 है तो वो इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अमंग द सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स द स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट, विमेन कुड नॉट, विमेन फिर भी अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती थी, नहीं दिया जाता था, लेकिन फादर उसको अलग तरीके से अपने धन का हिस्सा देता था और वो होता था स्त्रीधन। क्या होता है स्त्रीधन? स्त्रीधन होता है लड़की को शादी के दौरान उसके फादर की तरफ से, मतलब पेरेंट्स की तरफ से उनको जो भी गिफ्ट मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, बर्तन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है, तो लड़की का खुद का अपना धन होता है, इसी को ही स्त्री धन कहा जाता है। इस स्त्री धन को उस लड़की से ना तो कोई उनके इन-लॉज छीन सकते हैं, ना कि उसके पेरेंट्स छीन सकते हैं, ना ही उसके फ्रेंड्स छीन सकते हैं, ना ही उनके कोई रिश्तेदार छीन सकते हैं, जब तक लड़की खुद ना चाहे, ठीक है। तो यहाँ पर लड़की जब तक खुद ना चाहे, अगर वो खुद अपने बच्चों को देना चाहती है तो दे सकती है, अपने हस्बैंड को देना चाहती है वो स्त्रीधन दे सकती है, लेकिन कोई उसे जबरदस्ती नहीं छीन सकता, ठीक है। नेक्स्ट, one and the access to the property according to the Brahmanical text another criteria apart from the gender। अब जेंडर के अलावा एक और क्राइटेरिया बनता है, क्या? फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वॉज वर्णा, ठीक है। यहाँ पर वर्ण के अकॉर्डिंग जो है अब वो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जैसे देखो, ऑक्यूपेशन यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया था, बता दिया गया था कि ब्राह्मणों का ये काम है, क्षत्रियों का ये और ये इनका ये, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा सोसाइटी में चेंज देखने को मिलेगा। क्या? अब ऊपर की जो 3 कैटेगरी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो ये जो 3 कैटेगरी हैं इनमें आपस में चेंज देखने को मिलेगा। पहले तो फिक्स कर दिया गया कि ब्राह्मण सिर्फ धर्म कर्म का काम ही करेगा, पूजा पाठ का काम ही करेगा, क्षत्रिय सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम ही करेगा, वैश्य क्या करेगा? ट्रेड करेगा, पास्टोरलिज्म करेगा और यहाँ पर एग्रीकल्चर करेगा। इन तीनों का काम फिक्स था। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे हमने अभी तक एग्जाम्पल देख लिए जो उनको ब्रेक कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, तो जो सतवाहन डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, जो सतवाहनास, ठीक है, जो सतवाहनास डायनेस्टी के रूलर्स थे, ठीक है, रूलर्स थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया? जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी लगा लो, तो इन्होंने क्षत्रियों के प्राइड को ब्रेक किया, ठीक है, ब्रोक द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, ठीक है। मैं ये क्यों बता रही हूं? क्योंकि अब सोसाइटी में ये चेंज देखा जा रहा है, क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, तो इसने राजा बनकर दिखाया। और ये जो थे, ये कौन थे? बायकास्ट ब्राह्मण थे। बायकास्ट कौन थे? ये ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण होकर के ये रूलर बने, तो इन्होंने क्षत्रियों के प्राइड को, क्षत्रियों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। मैं बन करके दिखाऊंगा तुम्हें राजा, और मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, ब्राह्मण हूं, लो मैं बन गया राजा। तो कहने का मतलब, इसको मैंने इससे क्यों कनेक्ट किया कि एक ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय बन गया, मतलब वो राजा बन गया, ठीक है, और एक जो ब्राह्मण है अब वो ट्रेड करने लगा। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण होते हुए भी वो वैश्य वाला काम कर रहे हैं, ट्रेड वाला काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पेस्टोरलिज्म कर रहे हैं, ठीक है। एक वैश्य जो था उसका इतना अच्छा बिजनेस चल पड़ा कि अब वो ब्राह्मणों को खाना खिला रहा है, ठीक है, उसका इतना अच्छा बिजनेस, उसके पास इतना पैसा आने लग गया कि वो राजा बन गया। तो ये जो है तीनों आपस में कोई भी काम कर सकते हैं। एक ब्राह्मण वैश्य वाला काम कर सकता है, एक वैश्य क्षत्रिय वाला काम कर सकता है, एक क्षत्रिय ब्राह्मण वाला काम कर सकता है, ये कर सकता है। तो ये तीनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ मैन, वुमेन को अभी भी अलाउ नहीं था कि बाहर जाकर काम करना, ठीक है। अभी तक वो घर की 4 दीवारी में परिवार की देखभाली करती थी, इस तरह का एक उनका एक काम सेट किया हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी भी शूद्रों को ये बोला हुआ था, देख भाई, छूट हम तीनों को है, तुम्हें नहीं है। तुम्हें जो पहले काम करते थे अपने से ऊपर की 3 कैटेगरी को सर्विस देना, अभी भी तुम वैसे करोगे, तुम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करोगे, ठीक है। तो ये कर लिया, ठीक है। नाउ कास्ट द केस ऑफ द मर्चेंट। अब यहां पर हम एक ऐसा केस देखेंगे जो अभी मैंने आपको पीछे बात बताई है, उसी का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? संस्कृत टेक्स्ट एंड द इंस्क्रिप्शन यूज बाय द वानिक। एक टर्म आता है, एक शब्द आता है जिसका नाम है वानिक, ठीक है, जिसको हम संस्कृत में वानिक कहते हैं। और वानिक शब्द का मतलब क्या होता है? मर्चेंट होता है, यानी कि व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, ठीक है, व्यापारी, बिजनेसमैन। तो वाइल ट्रेड वॉज डिफाइंड एज द ऑक्यूपेशन, मैंने अभी क्या कहा? ट्रेड करने का काम किसका था? वैश्यों का काम था, शास्त्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एविडेंट प्ले अ मृच्छकटिका। एक बुक है जिसका नाम है मृच्छकटिका। तो इस बुक में क्या बताया गया? इस बुक को लिखने वाले कौन है? शूद्रक है। यहां से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि मृच्छकटिका वॉज रिटन बाय होम, तो आ जाएगा आपका शूद्रक,
ठीक है। तो ये संस्कृत में लिखी हुई बुक है जो कि 4th सेंचुरी सीई के अंदर इसको लिखा गया था। इसमें एक हीरो होता है, हीरो का नाम था चारुदत्ता। वो डिस्क्राइब एज अ बोथ ब्राह्मण एंड सतवाहना। ठीक है, ये क्या है, सतवाहा। अब इस सतवाहा क्या होता है, सक्सेसफुल मर्चेंट होता है। क्या होता है बच्चा, ये सक्सेसफुल मर्चेंट होता है। ठीक है, सक्सेसफुल मर्चेंट का मतलब होता है सफल, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन था बच्चा, ये अपने आप को ये कहता है कि मैं एक ब्राह्मण भी हूं और साथ में मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हूं, सक्सेसफुल मर्चेंट भी हूं। कास्ट किसकी, इसकी क्या थी, ब्राह्मण की थी। लेकिन इसने वैश्यों वाला काम किया ना, ट्रेड किया इसने, और ट्रेड करते करते इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। तो इसके दो डेजिग्नेशन हो गए, यानी कि पैसों के आधार पर इसका स्टेटस बढ़ा। और जो ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण तो वैसे बहुत ज्यादा प्रिविलेज थे, तो एक ब्राह्मण होते हुए इसने वैश्यों वाला काम किया, तो ये रूल ब्रेक कर दिया कि वैश्य सिर्फ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं। तो ब्राह्मण होते हुए भी उसने ये काम किया। ठीक है, तो एंड द 5th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द ट्रू ब्रदर्स हु मेड अ डोनेशन। उसके अलावा हमें एक 5th सेंचुरी में एक और इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड मिलता है जिसमें 2 ब्रदर्स हु मेड अ डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल एज क्षत्रिय वाणिक। ये क्षत्रिय थे और ये वाणिक वाला काम करते थे, मर्चेंट वाला काम करते थे, ट्रेड करते थे। तो एक क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। तो वो क्षत्रिय पर्सन जो है, 2 ब्रदर जो हैं, इन्होंने ट्रेडिंग वाला काम किया, वैश्यों वाला काम किया। इनके पास इतना पैसा आ गया कि उस पैसे को डोनेट किया टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में। अब बोलो हुआ कि नहीं चेंज, तो ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हाउ कुड अ मैन एंड वुमेन एक्वायर द वेल्थ। अब यहां पर इस एग्जैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि एक वुमेन और एक मैन कितनी तरीकों से धन को अर्जित कर सकती है, मतलब कितने तरीकों से वो पैसा अर्न कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, ऐसे कर सकती है। तो यहां पर मनुस्मृति में मैन के लिए 7 मेथड बताए गए हैं। ठीक है, जिससे वो वेल्थ को एक्वायर कर सकता है, जिससे वो धन को अर्जित कर सकता है। एक तो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। एक तो उसको अपने पुरखों से विरासत में मिली, जमीन जायदाद पैसा धन दौलत सब मिली। ठीक है, तो ये उसका खुद का हो गया। तो एक तो इनहेरिटेंस हो गया, फाइंडिंग, उसको कहीं से खजाना मिल जाता है, उससे वो धन अर्जित कर सकता है। उसके बाद परचेज, वो कहीं से परचेज कर सकता है उस चीज को। ठीक है, उसके बाद कन्क्वेस्ट, किसी राजा ने किसी राज्य पर कन्क्वेस्ट किया, उसको जीत लिया, तो वो सारा का सारा उसका जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो सारे के सारे यूज करेगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किसी चीज पर इन्वेस्ट करके वो और धन अर्जित कर सकता है, काम करके कर सकता है, और अपने जो उसके सगे संबंधी होते हैं, उसके गुड पीपल होते हैं, उनसे उनको जो गिफ्ट मिलते हैं उसको भी एक्सेप्ट करके कि भाई लो मेरी तरफ से तुम्हें 51,000 का शगन दिया जाता है। ठीक है, 51,000 का कहता है, हाँ ठीक है। तो वो इस तरीके से भी धन को अर्जित कर सकता है। ठीक है, नाउ फॉर विमेन द 6, अब यहाँ पर विमेन के लिए 6 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग द वेल्थ बताया गया है, 6 तरीके बताए गए। क्या, वट वॉज गिवन इन फ्रंट ऑफ द फायर, जो भी उसको मैरिज के दौरान मिलते हैं, और द ब्राइडल प्रोसेशन, मतलब जब वो दुल्हन बनती है, मंडप में बैठती है, तो घर वालों की तरफ से उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। ठीक है, और एज अ टोकन ऑफ द अफेक्शन, जो भी उनको प्यार से गिफ्ट वगैरह देते हैं। एंड व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, और इसके अलावा जो अपने भाई की तरफ से पाती है, जो अपने मदर की तरफ से, फादर की तरफ से मिलते हैं उसको। ठीक है, शी कुड ऑल्सो एक्वायरिंग द वेल्थ थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट एंड वेदर हर अफेक्शनेट हस्बैंड माइट गिवन हर। तो जब वो शादी करके अपने घर जाती है, ठीक है, तो उसके हस्बैंड उसको प्यार से भाई ये लो मेरी तरफ से, ये लो, ये तुम्हें दिया जाता है मेरी तरफ से। तो ये उसके तरीके होते हैं, मतलब विमेन के 6 वेज जो बताए गए हैं। तो हस्बैंड की तरफ से प्यार से उसको जो गिफ्ट दिया जाता है, उससे भी वो धन को अर्जित कर सकते हैं कि लो भाई ये चाबी लो, फ्लैट की चाबी लो, और ये लो, ठीक है, ये लो भाई ये सोने की चीज है, गोल्ड की चीज है, तो ये लो मेरी तरफ से। ठीक है, ये इतने का कैश है, ये लो भाई मेरी तरफ से। तो कहने का मतलब इस तरीके से भी वो धन को अर्जित कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शेयरिंग द वेल्थ की बात करते हैं। In alternative scenario, the Varna system, people either claimed or assigned the status on the basis of their wealth. अब पहले तो क्या होता था, जाति के आधार पर हमारी पहचान होती थी। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा चेंज आने लगा कि अब सोसाइटी में पैसों के आधार पर। ठीक है, अब वो देख, अब आज के टाइम में आप देखो ना कि अंबानी चाहे किसी भी कास्ट का हो, पैसा है बहुत। ठीक है, अब उसको दुनिया उसके पैसों के की वजह से जानती है। ठीक है, कास्ट को नहीं जानती कौन अंबानी किस कास्ट का है, नहीं भाई, अंबानी के पास पैसा कितना है, तो वो अपने वेल्थ के बिहाफ पर जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
वेल्थ को लेकर के अब एक ऐसा चेंज देखने को मिलेगा जो पिछली चीजों को चेंज करेगा। देयर वर द अदर सिचुएशन वेयर मैन हु वर जेनरियस वर रिस्पेक्टेड। तो जो जेनरियस होते हैं, जैसे मान लो किसी के पास पैसा है, वो डोनेट करता है, नीडीज की हेल्प करता है, ठीक है, जो हेल्पलेस पीपल होते हैं उनकी जरूरतमंदों की सहायता करता है, तो ऐसे लोगों को सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। एक वो है जिसके पास कास्ट बहुत है, मतलब बहुत ऊंची कास्ट है, मान लो वो बाई कास्ट एक ब्राह्मण है, ठीक है, और वो किसी की हेल्प नहीं करता, या वो एक कहते हैं ना कि नहीं 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 हटो हटो हटो, ये तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, शगुन हो जाएगा, ये वो करके, तो उस कास्ट का क्या करें? कास्ट ऊंची है लेकिन ना तो किसी नीडीज की हेल्प कर रहा है, उसके पास पैसा भी बहुत है, उस ब्राह्मण के पास मान लो पैसा बहुत है, ठीक है, तो वो अपनी कास्ट को लेकर के और पैसों के आधार पर वो लोगों को कुछ नहीं समझता। ऐसे लोगों को कंजूस कहा जाता है और सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो माइजरली का मतलब होता है कंजूस, और द सिंपली एक्यूमुलेटेड वेल्थ विद देमसेल्फ वर डिसलाइक। तो वो लोगों को, मतलब लोग उसको डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, नहीं भाई ये इंसान जो है वो काम का नहीं है, इसको इससे तो साइड में हो जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर क्या आता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप। अब यहाँ पर एक गौतम बुद्ध की टीचिंग्स की एक बुक है जिसका नाम है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध ने क्या कहा? बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग द सोशल इनइक्वालिटीज एंड द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इंसान के पास जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव जो है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो एक वो है आपकी इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड द रेगुलेट द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ लड़ रहा है, तो वो क्यों लड़ रहा है? जब इंसान के पास पैसा आता है उसको बचाने के लिए, या मेरे पास और पैसा आ जाए, जितना आता है और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए, इसी की वजह से लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कहते हैं कि सुत्त पिटक में ये बताया गया कि इंसान, गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान पहले ऐसा नहीं था। अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन या उससे पहले की बात करें तो इंसानों के अंदर इतनी समझ नहीं होती थी। जैसे जैसे उसके अंदर समझ आती गई, जैसे जैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करता गया, जैसे राजा है, राजा रेवेन्यू कलेक्ट करता रहा, करता तो उसके मन में रेवेन्यू कलेक्ट किस लिए बोला जाता था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है ताकि उसी पैसों को वो प्रजा की भलाई में लगा सके। लेकिन अब प्रजा की भलाई तो गई दूर, और यहाँ पर वो अपनी पॉकेट को ज्यादा भरने में लगा हुआ है। बात तो सही है और आज की रियलिटी भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि देयर वॉज द ग्रेजुअल डिटोरेशन द स्टेट ह्यूमन बीइंग्स द बिकम द इंक्रीजिंगली ग्रीडी। तो ये जैसे जैसे उसके पास पैसा आता गया तो इसी पैसे से उसके मन में लालच जो है वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। जितना पैसा इंसान के पास आता है, इंसान चाहता है कि और आए, और आ जाता है, और आए और आए, तो दिल मांगे मोर वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली दे डेवलप द नोशन ऑफ द किनशिप बेस्ड ऑन द ह्यूमन चॉइस विद द टैक्सेस एज अ फॉर्म ऑफ द पेमेंट और द सर्विस रेंडर बाय द किंग। अब देखो इंसानों ने क्या सोचा, अगर मैं यहाँ पर आपको पीछे बैक में लेकर जाऊं, तो जैसे जब सोसाइटी बन रही थी तो अब यहाँ पर कोई राजा नहीं था, ठीक है, नॉर्मल सब कोई इंसान रह रहे थे। तो सभी ने मिल करके, जैसे मान लो कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, अब गलत को गलत कहने वाला, ठीक है, एकदम से उसके सामने कोई गलत काम कर रहा है तो उसको गुस्सा आता है तो वो गलत को गलत कह देता है, ठीक है, और उसके लिए फाइट भी करता है। तो बहुत सारे लोगों ने जब उनको देखा कि भाई ये जो है वो सही टाइम पर गुस्सा करता है और सही टाइम पर जो है उस गलत करने वालों को पनिशमेंट देता है, तो यार क्यों ना हम इसको अपना हेड बना ले। स्टार्टिंग ऐसे हुई ना, तो क्यों ना हम उसको हेड बना ले। तो यहां पर हेड जो बना लिया था, चलो ठीक है, ये हेड बन गया ना, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, ये गलत को गलत करेगा और गलत करने वालों को पनिशमेंट भी देगा। तो बदले में हम इसको एक चावल का थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे। जब पैडी कल्टीवेशन होती थी, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा, ठीक है, तो चावल का एक हिस्सा दे देंगे, ये हमारे लिए काम करेगा। अब वही जो है वो राजा बन जाता है, ठीक है, वही राजा बन जाता है। तो ही विल बी नोन एज द महिष्मता, ठीक है, एंड ग्रेट इलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर महिष्मता जो होता है उसका मीनिंग भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है ग्रेट इलेक्ट। अब मैंने ये बात क्यों बताई आपको, क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले लोग, मैंने कहा ना कि एक बार झगड़ा हो गया था, तो उस पर्टिकुलर यहाँ पर बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब इनमें से एक पर्सन को जो गलत कर रहा था उसको गुस्सा आ गया तो गलत करने वाले के खिलाफ जो है उसने एक्शन लिया, उसको जो है मतलब उसको पनिशमेंट दी और राइट टाइम पर उसको गुस्सा आया। तो बाकी के लोगों ने सोचा यार ये तो हमारे लिए सही कर रहा है, तो क्यों ना इसको हम अपना हेड बना ले, इसको अपना हेड बना लिया, और बदले में हम क्या करेंगे, बदले में हम उसको चावल का एक हिस्सा दे देंगे, जितनी हमारी कल्टीवेशन होती है थोड़ा सा हिस्सा इसको भी दे देंगे, ये भी कुछ, हमारा काम भी चल रहा है। तो ये लोगों के बड़े रजामंदी पर इसको इलेक्ट किया गया, जिसको क्या कहा जाता है,
महिष्मता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब आता है हमारे पास महाभारत वाला पार्ट, हैंडलिंग द टेक्स्ट, हिस्टोरियन एंड द महाभारत। अब आप ये सोचो कि कोई भी टेक्स्ट बुक हो, वो कोई भी ऑथर लिखने वाला क्यों लिखता है उसको, ठीक है, उसको क्यों लिखता है, कब लिखता है, कैसे लिखता है, क्या उसमें चीज मेंशन करता है। तो जो जिस चीज पर लिखता है उसकी एक हमें थॉट पता चलता है, उसकी एक सोच विचार हमें पता चलती है कि भाई किस विचारों को रखने वाला है ये, मतलब किस विचार का इंसान है ये, ठीक है। अब मान लो कोई पोएट है, वो बहुत ही दर्द भरी कविताएं लिखता है, तो इससे ये पोएट जो है बहुत ही दर्द भरी कविताएं लिखता है, तो इसके मन में बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है। एक ऐसा है कि कोई कहता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर नॉन लिविंग थिंग्स को उसको पर्सोनिफाइड करके उसको लिविंग थिंग्स में पहचानने की कोशिश कराता है कि नदी है, ऐसे कल कल करके चलती है, जैसे कोई हीरोइन आ रही हो, जैसे कोई लड़की की पायल जो है वो छनक रही हो, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसका जो एक थॉट प्रोसेस है तो वो इस तरह का है, ठीक है। अब कोई मान लो जो जोक्स होते हैं वो सुनाता है, वो कई बार अपने बुक में पढ़े होंगे, यार ये इंसान बहुत फनी है। तो कहने का मतलब जो भी कोई ऑथर होता है किसी बुक को लिखने वाला, उससे हमें उसकी सोच पता चलती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हिस्टोरियन एग्जामाइन वेदर द टेक्स्ट वर, चाहे किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखी हो, चाहे वो प्राकृत हो, पाली हो, तमिल हो, द लैंग्वेज दैट वर। तो शायद ये सारी बुक जो हमें इन लैंग्वेजेस के अंदर मिली, ये वो लैंग्वेज है जो उस टाइम में लोग यूज किया करते थे, और फिर धीरे धीरे संस्कृत का प्रचलन भी आ गया था। अब इस संस्कृत का प्रचलन कैसे आया, याद करो सेकंड चैप्टर हमने क्या पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जो यहाँ से यहाँ तक पूरी फैली हुई थी, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई तो यहाँ से कुछ इन्वेडर्स आते हैं, कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर अपने आप को सेटल्ड कर लेते हैं। तो यही लोग अपने साथ में ये संस्कृत लेकर आए थे, क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई में पहली बुक मिली जो कि थी ऋग्वेद, ठीक है। इस ऋग्वेद से हमें पता चला कि ये जो लैंग्वेज है ये संस्कृत है, और ये उन्होंने लिखी जो यहाँ से आए थे, और इंदस रिवर उनकी नदियों के किनारे बैठकर इन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। तो यहीं से ही संस्कृत का आगमन होता है, और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने अपने आप को गंगा रिवर के आसपास में या फिर अदर इलाकों में अपने आप को सेटल्ड कर लिया, और यहीं से महाजनपदास बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ ली थी। शायद आपने अभी तक पता नहीं वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी, जाकर के उसको जोर जोर से समझना। आई थिंक तो मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको चैप्टर पढ़ने में, है ना। हिस्ट्री ऐसी है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़नी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री को रटना नहीं है, हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना है। और यकीन मानो जब आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हो ना, तो वो चीज़ें हमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती तो है, वो ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आती है, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा स्कोर करने का मैं एक स्टेप बता रही हूँ, पहला स्टेप बता रही हूँ। लैंग्वेज एंड द कंटेंट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आता है इस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। इसमें लॉर्ड कृष्णा जो है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, गीता का उपदेश दे रहे हैं कि भाई सामने जो है वो तुम्हारे अधर्म है, असत्य है, बुराई है, तुम्हें उसका खात्मा करना है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो हालांकि थोड़ा सा अर्जुन जो है वो रावण की थोड़ी सी फॉर्म में दिख रहे हैं, बट ये रावण नहीं है, ये अर्जुन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लैंग्वेज एंड द कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो द वर्जन ऑफ द महाभारत इज इन संस्कृत। हालांकि हमारा जो संस्कृत का हमारा जो महाभारत है, ठीक है, वो संस्कृत वर्जन में है, ठीक है। ऑल्दो द वर्जन ऑफ महाभारत इज इन संस्कृत, तो इसका जो मूल संस्करण है, इसका जो रियल ओरिजिनिटी है वो संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। देयर वर द वर्जन इन द अदर लैंग्वेज एज वेल, और साथ में हमें बहुत सारी अदर लैंग्वेज में भी ये महाभारत हमें लिखी हुई मिलती है। जैसे कि मान लो जब अकबर का रूल चल रहा था, ठीक है, अकबर ने भी कहीं ना कहीं महाभारत के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, पढ़वाया होगा, उसको समझा होगा। तो अकबर ने इसको संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है, संस्कृत से, और इसको पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है, ट्रांसलेट करा दिया, ठीक है। फिर इसका नाम लिखा गया रज़्मनामा। क्या बताया गया इसका? रज़्मनामा, ठीक है। फिर इसका नाम, अपनी बुक का नाम उन्होंने क्या लिखा? रज़्मनामा, रज़्मनामा, ठीक है। राइट। हिस्टोरियन यूजली क्लासीफाई द कंटेंट विद द प्रेजेंट अंडर द टू। अब हिस्टोरियन ने क्या किया, इस महाभारत के अंदर ना दो कैटेगरी बनाई, मतलब दो सेक्शन बनाए। एक वो सेक्शन था जिसके अंदर स्टोरीज थी। जब आप स्टोरी सुनते हो, दादी से, नानी से, मम्मी से, किसी से स्टोरी सुनी होगी, राजा रानी की कभी तो सुनी होगी, बचपन में सुनी होगी, ठीक है।
आजकल की दादी और नानी भी मॉडर्न हो गई हैं, वो भी कहानियां नहीं सुनाती है, पहले की सुनाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक वो सेक्शन है जिसके अंदर मतलब महाभारत में 2 सेक्शन बना दिए गए। एक सेक्शन के अंदर स्टोरीज वगैरह बताई गई, जैसे एक है आपका गंता तिंदु जातक है, ठीक है। उस गंता तिंदु जातका में क्या बताया गया था कि एक विग्ड किंग है, ठीक है। वो क्या करता है, वो अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता है ना, और किस तरीके से प्रजा उससे परेशान थी और हमेशा उसकी मरने की दुआएं करती रहती थी, हमें बस इसने पीछा छोड़ा। तो उससे क्या पता चलता है कि राजा का प्रजा के साथ में क्या रिलेशन था, मतलब अच्छे रिलेशन नहीं थे। एक राजा जो अपनी प्रजा के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, उसके कल्याण के बारे में ये वो करके, उससे क्या पता चला, राजा और प्रजा के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे थे, ठीक है। तो महाभारत में उन चीजों को भी ऐड कर दिया गया, उन चीजों को जो हमें किसी चीज की मोरल देते हैं, मतलब एक सीख देते हैं। जैसे मान लो एक चीकू बंदर था, विपत्ति के समय उसने धैर्य दिखाया और उस चीकू खरगोश ने, ठीक है, उस शेर को कुएं में डाल दिया, ठीक है। तो वो घबराया नहीं, छोटा जानवर होते हुए उसने बड़े शेर को मात दे दी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें विपत्ति के समय नहीं घबराना चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक सेक्शन जिसमें स्टोरीज, ठीक है, डेजिग्नेटेड एज द नरेटिव, ठीक है, जिसको मान लो कि दादी ने नानी ने सुना है, तो दादी ने उसको नरेट किया, वो स्टोरी थी ना, तो उसको यहाँ पर लगा दिया गया कि एक धतराज था, वो अंधा था, उसकी एक वाइफ थी और उसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और दुर्योधन के पिता थे, ये वो थे, ठीक है, मतलब कहानी के तौर पर उसको सुना दिया, ठीक है, तो वो नरेट कर दिया। एंड सेक्शन दैट कंटेन द प्रिस्क्रिप्शन, और फिर इसी नरेशन को, जो कहानी उन्होंने बोलकर सुनाई, उसी को ही सीक्वेंस में लिख देना, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिक। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी टीचर ने आपको एक हिस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। टीचर ने कहा कि फर्स्ट पेज डेकोरेटेड होना चाहिए, उसका जो कवर पेज होता है बहुत सुंदर डेकोरेट करना है, ठीक है। उसके अंदर जो है फिर उसको इंडेक्स बनाना है, ठीक है, मतलब अपना रोल नंबर ये सब इंडेक्स बनाना है। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद में उसका इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बनाने के बाद में आपको एक पेज के अंदर फोटोज पेस्ट करनी है, दूसरे के अंदर उसका कंटेंट लिखना है और लास्ट में आपको बिब्लियोग्राफी लिखनी है, एक्नॉलेजमेंट वगैरह लिखनी है, ठीक है। तो ये टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी। अब टीचर ने वर्बली बोला, ठीक है, और आपने एज इट इज जैसे टीचर ने बोला तो आपने उसको सीक्वेंस में वैसे बनाया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है डिडक्टिक। डिडक्टिक का मतलब होता है किसी काम को हम जब इंस्ट्रक्शंस के साथ में करते हैं, सीक्वेंस के साथ में करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिक, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारे पास ऑथर्स एंड द डेट। अब महाभारत को अब ये आता है कि ओरिजिनली लिखा किसने। तो महाभारत को ओरिजिनली लिखा था, सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि हु रोट महाभारत, तब आपका आंसर आना चाहिए महर्षि वेदव्यास, ठीक है। तो महर्षि वेदव्यास ने इसको नरेट किया और बताया जाता है, ऐसा मिथ है, पुरानी कथाओं में बताया जाता है कि लॉर्ड गणेशा ने इसको लिखने की कमिटमेंट करी तो वो लिखते जाते थे, है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देती हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया है कि महाभारत को जिसने भी लिखा तो उसने सारी महाभारत की चीजें अपनी आंखों से देखी होंगी, तो वो अकेले ऐसे आई विटनेस होंगे जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा होगा, उसने किसी को बोला होगा और किसी ने उसको लिखा होगा। ये भी तो हो सकता है ना, अगर मान लो महाभारत का बैटल किसी ने नहीं देखा होता तो कैसे हम लिखते कि कौन कौरव थे, कौन पांडव थे, किसने कौन सा, मतलब किसकी तरफ से कौन लड़ रहे थे, कैसे लड़ रहे थे, कौन कौन किसकी तरफ से पार्टिसिपेट करता, कैसे पता चलेगा। किसी ने तो वो चीज देखी होंगी ना। तो वो चीज किसने देखी थी, लॉर्ड कृष्णा ने। तो द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, ठीक है, शायद कंपोज्ड बाय अ चैरियटर। वो कौन थे, एक रथकार थे, एक सारथी थे, बार्ड जिसको हम सुतास के नाम से जानते हैं, हु जनरली जो कि एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। तो किसको इनडायरेक्टली बताया गया है, लॉर्ड कृष्णा को, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने ही किसी को बताया होगा, किसी को बताया, फिर उन्होंने क्या किया कि विद द इमर्जेंस ऑफ द चीफन्स सच एज द कुरुज एंड द पांचाल, ब्राह्मण टुक ओवर द स्टोरी। फिर इसको क्या किया, कुरु और पांचाल के लोगों ने कहा कि हम इसको लिखेंगे, ब्राह्मणों ने कहा हम इसको लिखेंगे, तो इनको लिखने की कमिटमेंट उनको दे दी कि आप बताइए, हम इसको लिखेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन भी जान सके कि महाभारत एक्चुअल में क्या था। महाभारत में कौरव पांडव का जो युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था, ठीक है, इनके फैमिली के बीच में कैसे कैसे कौन कौन से रिलेशंस थे, लोग किस तरह के घरों में रहते थे, क्या क्या ऑक्यूपेशन करते थे। तो ये सारी चीजें उनसे पता करी, लिखी, तब जाकर के हमें पर्टिकुलर उस पास्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यहां पर इन द नेक्स्ट फेज, जब हम नेक्स्ट फेज की बात करते हैं जो कि 200 सीई से लेकर 200 बीसीई से 200 सीई के बीच में था, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस था, वो फेज जिसमें लॉर्ड विष्णु को भगवान मानकर उनकी बहुत बड़े लेवल पर पूजा पाठ
करने का प्रचलन चल पड़ा था। और इसी बीच क्या हुआ था, इसी बीच ये महाभारत हुआ था। तो महाभारत के बैटल में जब अर्जुन को गीता का उपदेश देते टाइम श्री कृष्ण अपना बहुत बड़ा एक विराट रूप दिखाते हैं, अपना लॉर्ड विष्णु वाला, तब से लोगों ने लॉर्ड कृष्णा को ही भगवान विष्णु मान करके इनकी भी पूजा बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट कर दी कि भाई ये जो कृष्णा है यही लॉर्ड विष्णु है, तो इन्हीं को ही लॉर्ड विष्णु को बहुत बड़े लेवल पर पूजा जाने लगा। ठीक है, तो लॉर्ड विष्णु लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा वन ऑफ द, अब यहाँ पर जो लॉर्ड कृष्णा है ये कौन थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द एपिक विद हिम। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली बिटवीन द 200 से लेकर के 400 सीई के बीच में लार्ज डिडक्टिक रिमेम्बरिंग सेक्शन मनुस्मृति वाज एडेड ऑन इट। फिर उसके अंदर महाभारत के अंदर मनुस्मृति को भी ऐड कर दिया गया। उस मनुस्मृति के अंदर सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों के लिए रूल्स लिखे हुए थे और उन्हीं रूल्स की बुक को महाभारत के अंदर भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारा था। नाउ अब आता है सर्च फॉर द कंजर्वेशन। अब यहाँ पर कन्वर्जेंस, तो यहाँ इस बात का पता लगाया गया कि क्या वाकई में कोई हस्तिनापुर एक मनगढ़ंत कहानी है, मतलब एक इमेजिनरीज है। ठीक है, एक इमेजिनेशन है कि एक हस्तिनापुर जो है वो एक ऐसी सिटी थी जो दुनिया की सबसे सुंदर सिटीज में से काउंट होती थी, इसमें ये चीज होती, क्या वाकई में कोई हस्तिनापुर जैसी कोई चीज थी? अब इस बात का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको एक्सकवेट करने का काम स्टार्ट कर दिया। तो एक पर्सन थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बेबीलाल। तो बेबीलाल ने क्या किया, महाभारत लाइक एनी मेजर अदर एपिक लाइक दैट, तो महाभारत के अंदर हमें बाकी की अदर जो टेक्स्ट बुक्स हैं जिनके अंदर युद्धों के बारे में, राजाओं के बारे में, लोगों के बारे में बताया गया, सेम उसी तरीके से महाभारत के अंदर भी हमें जो है कंटेन द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल, अलग अलग बैटल्स के बारे में, किस राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा, कब लड़ा, कौन जीता कौन हारा, ये पता चलता है। इसके अलावा फॉरेस्ट जंगलों के बारे में पता चलता है, पैलेसेस महलों के बारे में पता चलता है, एंड द सेटलमेंट और लोग किस तरह के घरों में रहते थे वो पता चला है। ठीक है, अब इसी बात का पता चलाने के लिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। तो इसी में से एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बेबीलाल। तो बेबीलाल ने 1951-52 के अंदर हस्तिनापुर को एक्सकवेट किया, हस्तिनापुर जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा ये जो हस्तिनापुर है क्या ये वही हस्तिनापुर है जो महाभारत के टाइम में हुआ करता था? तो इस पर रिसर्च स्टार्ट करी और रिसर्च के दौरान उनको ये पता चला एविडेंस ऑफ द, ही फाउंड द एविडेंस फाइन ऑक्यूपेशनल लेवल, बट उसमें यह पता चला कि बहुत ही मतलब ऑक्यूपेशनल लेवल का मतलब होता है कि जो जैसा काम करता था। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन जो है वो क्या करता है, वो उसके पास पैसा है तो उसका घर वैसा होगा। एक राजा है तो राजा का घर पैलेस टाइप में होगा। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उसका घर वैसा होगा। एक लेबर कैटेगरी का जो पर्सन है उसका घर वैसा होगा जैसा वो अर्न करता है। तो कहने का मतलब जिस तरह के लोग जिस तरह का ऑक्यूपेशन रखते थे उसी तरह के उनके घर बने हुए थे, ऐसा एविडेंस उनको मिलता है बेबीलाल को। ठीक है, जो कि सेकेंड और थर्ड लेवल का मिलता है। दीज लेवल यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी नहीं, सेकेंड कैटेगरी और जो थर्ड लेवल थी, ठीक है, ये मिलते हैं। वर अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउसेज, ये आर्किटेक्चर हाउसेज हमें ये बताते हैं कि लोगों के घरों का जो डिजाइन होता था, स्टाइल होता था, वो ऐसा होता था। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत बार आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, हर बार ये पूछा जाता है महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि द ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन। ये खाली संस्कृत वर्जन तक ही लिमिटेड नहीं रहा, ये लोगों को इतना पसंद आया, यानी कि पूरी दुनिया के लोगों को, अगर इंडिया के पास्ट के बारे में, चलो इंडिया के बारे में नहीं, ये शादी का कंसेप्ट तो पूरी दुनिया में चलता है ना, तो ये शादी का कंसेप्ट कब और कहाँ से आया, कौन सी शादी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, कौन सा गोत्र सिस्टम होता है, क्या होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए उनको महाभारत से बेस्ट सोर्स कोई मिला ही नहीं। इसीलिए इसको ज्यादा जानने के लिए इसको लगभग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ओवर द सेंचुरीज वर्जन epic were written in the variety of the language through ongoing the process of the dialogue between the people and the communities those who wrote the text. Several stories, अब यहाँ पर जिसने भी ये लिखी तो उसमें डायलॉग्स लिखे होंगे कि लोगों के बीच में किस तरह से वार्तालाप होते थे। भाई युधिष्ठिर ने कोई डायलॉग बोला, दुर्योधन ने कोई डायलॉग बोला, भीष्म पितामह ने, तो कहने का मतलब ये, इससे तो ये तो पता चलता है कि ये रूल्स होते थे। ठीक है, और ये रूल्स आज भी हिंदू सोसाइटी में कहीं ना कहीं फॉलो किए जाते हैं।
तो वो सारे के सारे डायलॉग्स के रूप में जो हमें उनके रूल्स पता चले, उनकी कॉन्वर्सेशन से पता चले कि भाई ये ऐसे ऐसी चीजें होती थी, इससे हमें पास्ट के बारे में, लोगों के बारे में पता चलता है, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पता चलता है, कास्ट सिस्टम के बारे में पता चलता है, मैरिज सिस्टम के बारे में पता चलता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो पीपल, कम्युनिटी एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट, और साथ में जो टेक्स्ट लिखा उनका भी हमें विचार पता चलता है। सेवरल स्टोरीज दैट originated in the specific region or the circulated among the certain people found their way into this epic। बहुत सारी स्टोरीज के जरिए हमें बताया गया है कि कैसे नियम कानून होते थे और किस तरीके से उनको फॉलो किया जाता था। एट द सेम टाइम द सेंटर स्टोरी ऑफ एपिक वॉज ऑफन रीटोल्ड द डिफरेंट वे, और उसी टाइम में इस स्टोरी को डिफरेंट तरीके से पेश किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट वेज में जब लोगों को बताया गया तो इससे लोगों ने और इसको कनेक्ट किया। एंड एपिसोड वर डिपेक्टेड, अब ये जो गीता का उपदेश है ये महाभारत के बैटल से बिल्कुल परे है, लेकिन इसको भी उसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो ये वर डिपेक्टेड द स्ट्रक्चर्स, अब पूरी की पूरी महाभारत यानी कि कौरव पांडव का युद्ध चल रहा है, ये लॉर्ड कृष्णा है, अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, ये भीष्म पितामह जिनका गंगा माता के साथ में जो है वो एक सन और मदर का जो रिलेशन होता है वो होता था। अब इतने सारी चीजें हमें पता चली, तो इन्हीं चीजों को स्कल्पचर्स के रूप में, मूर्तियों के रूप में यहाँ पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर इंस्टॉल किया जाने लगा। मूर्तियां बना करके या पेंटिंग बना करके दीवारों पर वहां पर बनाई गई, तो इससे लोगों को ना एक रास्ता मिल गया, एक ऑप्शन ऐसा मिल गया कि हम इस तरीके से महाभारत को दिखा सकते हैं कि पहले का पास्ट क्या होता था। महाभारत का बैटल कहीं पर दिखा दिया, ठीक है, माता गंगा को कहीं पर दिखा दिया, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा को किसी रूप में दिखा दिया। तो इससे क्या पता चला, एंड एपिसोड वर डिपिक्टेड ऑन द स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्तियां, एंड पेंटिंग दे ऑल्सो प्रोवाइड द थीम फॉर अ वाइड रेंज ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट। इससे ये भी पता चला कि हमें जो है डिफरेंट चीजें हमें करने को मिल गई है, जैसे प्लेस करने को मिल गया है। स्कूल में प्ले होता है, चलो भाई किसी ने किसी तरह का रोल किया, कोई दुर्योधन बन रहा है, कोई कर्ण बन रहा है, कोई ये बन रहा है, कोई वो बन रहा है, तो इससे प्ले का हमें कंसेप्ट मिल गया, ठीक है। साथ में हमें डांस का कंसेप्ट मिल गया कि कैसे जो नृत्य की होती थी, डांसर्स होती थी, वो कैसे उसमें डांस किया करती थी। तो ये हमें एक थीम मिल गई कि भाई हमें लॉर्ड कृष्णा को, ठीक है, मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे डांस होते हैं, जैसे मोहिनीअट्टम होता है, बहुत तरह के डांसेस होते हैं जिससे कि हम बिना कुछ बोल करके अपने एक्शन से, ठीक है, वो कहानी बता रहे हैं, ठीक है, तो वो डांस की फॉर्म में बताते हैं। अदर काइंड ऑफ द नरेशन, और इसके अलावा हमें बहुत तरह की नरेशंस से भी पता चलता है, या हम अलग अलग तरीकों से जब इसको डिफाइन करते हैं तो ऐसे बहुत सारे हमें तरीके मिल जाते हैं जिससे कि हम उस पर्टिकुलर महाभारत को अलग अलग तरीकों से लोगों को बता सकते हैं, पेंटिंग के थ्रू, स्कल्पचर्स के थ्रू, डांस के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पर प्रवचन देने के थ्रू, जैसे गीता का प्रवचन दिया गया। तो इसीलिए महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा चैप्टर बहुत ही क्लियर आपको शब्दों में, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया, अच्छी तरीके से समझ में आता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा अब यहाँ पर क्लास 12 के साथ साथ अब आपको सीयूटी की भी तैयारी करनी है, तो अभी से अपनी डोमेन की तैयारी तो खैर आप कर ही रहे हो, साथ में जीएटी लैंग्वेज को भी करते चलो ताकि आपकी तैयारी सीयूटी की भी साथ साथ में होती रहे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप अड्डा 24/7 का महापैक आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको दोनों तरह की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, अड्डा 24/7 के इनको, ठीक है, अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी यहाँ पर इन तीनों में से किसी को भी बच्चा, ये अगर आप महापैक में एनरोल करते हो तो आपको क्लास 12 और सीयूटी के जितने भी बैचेस लॉन्च किए जाएंगे सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। महापैक वालों को विद बुक आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएगी, जिससे आप अपने डोमेन भी तैयार कर पाओगे और साथ में जीएटी लैंग्वेज को भी तैयार कर पाओगे। इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489। कहाँ पर मिलेगा ये, तो ये आपको मिलेगा अड्डा 24/7 के ऐप पर। तो आपको एंड्रॉइड फोन से क्या करना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के हो, कूपन सबके लिए एक ही रहेगा Y489, ठीक है। इसी से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये रहा आपका महापैक, ठीक है। बाइलिंगुअल इसमें पढ़ाया जाता है तो आप इसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो जब चीज़ ही लेनी है तो बड़ी लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी के एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, तो आप जाकर के इसको एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर कूपन कोड लगाएंगे जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y489, और इससे जो है वो आप एनरोल भी कर जाओगे और आज से, अभी से हमारे साथ अपनी क्लास 12 प्लस सीयूटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट भी कर दोगे। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में अच्छा स्कोर करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।